उस दिन तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन फिर मैं तो और दूसरी चीजें से गृहस्थी नहीं चलानी है। उदयपुर द्वारा वीरा पुरस्कार से सम्मानित पुस्तक, मोबाइल पिक और पोस्टर तथा अन्य कहानियों पर चर्चा के लिए हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। साथ ही संभावना परिवार द्वारा डॉक्टर पद्मजा शर्मा का आज विशेष सम्मान और अभिनंदन भी किया जा रहा है। माफ कीजिएगा, आज मेरी तबीयत गड़बड़ है तो मेरी आवाज में। आज के कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर मंच को सुशोभित करेंगे डॉक्टर कौशल नाथ उपाध्याय जी। डॉक्टर सत्यनारायण जी मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत कर रहे हैं और डॉक्टर चांदकौर जोशी अध्यक्षीय पद का निर्वाह करेंगे और डॉक्टर वीणा चोड़ावल अपना पत्र वाचन प्रस्तुत करेंगे। डॉक्टर पद्मजा शर्मा का तहे दिल से मंच पर स्वागत है। सबसे पहले अतिथियों से गुजारिश है कि वे मां सरस्वती के चरणों में दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें और मंच पर अपना अपना आसन ग्रहण करें। नमस्तस्यै नमो नमः। माँ सरस्वती को नमन करने के पश्चात मैं साहित्य के प्रकाश स्तंभ डॉक्टर मदन डागा एवं सावित्री डागा को नमन करती हूँ। सम्मानित मंच और उपस्थित साहित्य प्रेमियों को मैं सादर नमस्कार करती हूँ। कहते हैं कि अतिथि वह जिसके आने की कोई तिथि नहीं होती, लेकिन हमारे संभावना के एक छोटे से निवेदन पर निश्चित समय और निश्चित तिथि पर पधारे हुए आज सभी अतिथियों का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर सत्यनारायण जी का, जिन्होंने हमारे निवेदन को सहर्ष स्वीकार किया और हमें अपना मार्गदर्शन देने के लिए यहाँ पधारे। आपका अधिक डॉक्टर कौशल नाथ उपाध्याय, पूर्व अधिष्ठाता कला विज्ञान एवं शिक्षा संकाय, पूर्व अधिष्ठाता कला विज्ञान एवं शिक्षा संकाय के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के, जो किसी
परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे बीच में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हैं। सर, आपका भी अभिवादन, अभिनंदन और स्वागत। आज एक विशेष स्वागत हमारे कार्यक्रम की अध्यक्ष में भी उन्होंने अध्यक्ष का पद संभाला और अपनी आयु और शारीरिक चुनौतियों को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने इस पद को सुशोभित किया है, उसके लिए भी उनका स्वागत है। अपनी विद्वतापूर्ण वक्तव्य के साथ इस कार्यक्रम में पत्र वाचन कर रही डॉक्टर वीणा चंद्रावत का भी हम संभावना परिवार की तरफ से हृदय से स्वागत करते हैं। संचालन किसी कार्यक्रम में रक्त की तरह होता है जो उसे प्रवाहित करता है, संचालित करता है। हमारी आज की संचालिका डॉक्टर संतोष श्री चौधरी का भी मैं स्वागत करती हूँ। यह अत्यंत हर्ष का विषय है, सबसे पहले संभावना के लिए भी और उसके बाद साथ साथ हमारे महिलाओं के लिए भी, साहित्यकारों के लिए भी, सूर्य नगरी के लिए भी और संपूर्ण राजस्थान के लिए भी कि हमारी जो संभावना की संरक्षक सदस्य हैं डॉक्टर पद्मजा शर्मा, उनकी कृति मोबाइल पिक, हॉस्टल और अन्य कहानियां को राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के सर्वोच्च सम्मान मीरा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और हमें सौभाग्य मिला है उन्हीं की पुस्तक पर आज चर्चा करने की। मैडम, आपकी पुस्तक जैसा आपका व्यक्तित्व है बिल्कुल उसी प्रकार की है और साथ ही अगर देखा, मैंने जब इसे पढ़ा तो ये बिल्कुल ऐसी लगी कि समकालीन भारतीय समाज की जो स्थितियां हैं उनको बिल्कुल इंगित करती है। एक तरफ यह पुस्तक युवाओं का मार्गदर्शन करती है, उनका नेतृत्व भी करती है। उनकी कहानियां, जो शिवी जैसी कहानियां, सरप्राइज जैसी कहानियां ऐसी हैं जो युवाओं के साथ साथ युवा होते बच्चों के माता पिता के लिए भी एक गाइड का कार्य करती है। मैंने इसे पढ़ के ऐसा महसूस किया क्योंकि एक कहानी बतख, आकाश, चिड़िया, ये ऐसी कहानी थी जिसे पढ़ते ही ऐसा लगता है कि हमारे भीतर का बालक जाग उठा है और हम सब कुछ छोड़ छाड़ के किसी खुले आकाश में खेलने के लिए पहुंच जाएं। इस तरह की आपकी कहानियां जो वास्तव में पूरे समाज के लिए मार्गदर्शक है और ये पुस्तक मेरे हिसाब से मीरा सम्मान उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन ये उससे भी बड़ा सम्मान प्राप्त करेंगी ऐसी मेरी आशा है। और इसी का साथ मोनो जो यहाँ उपस्थित थी और ऊपर नहीं आ पाई, वो सबसे मिलने के लिए थी, उन्होंने अपने आशीर्वचन डॉक्टर पद्मजा शर्मा जी के लिए भेजे हैं और उन्होंने कहा है कि मैडम आगे भी ऐसी ही प्रगति करती जाए। संभावना की तरफ से मैडम आपको अपनी इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और कुछ गुस्से गलती हुई है तो क्षमा करें। स्वागत के रूप में सबसे पहले आज के अध्यक्ष जी के स्वागत के लिए मैं दीप्ति कुलश्रेष्ठ मैडम को बुलाना चाहूँगी कि वो आए और वे आए और सर का माल्यार्पण और शॉल उड़ाकर स्वागत करें। के लिए माला पहन तो नहीं, सर के लिए माला पहन तो लो, फोटो आएगा।
मेरा डॉक्टर पद्मजा शर्मा से आग्रह रहेगा कि वो कृपया सामने इधर आ जाए तो स्वागत और उनको स्मृति चिन्ह वगैरह देने में थोड़ा आसानी रहेगी। फोटोज भी थोड़ा उधर से थोड़ा उधर से अब यहाँ उपस्थित आज जिनके सम्मान में ये कार्यक्रम समृद्ध है, हमें हर कार्यक्रम से जोड़कर आगे बढ़ाने वाली आपके साहित्य सृजन की बात करें तो इस जीवन के लिए सदी के पार हारूंगी तो नहीं, मैं बोलूंगी पहाड़ नहीं फूल और प्रेम, खामोशी जिंदगी को मैंने बहुत थामा कविता संग्रह के साथ इस दुनिया के अगल तासिर के 3 सपने, हंसोना तारा, घर से दूर घर के लिए, शब्द चित्र संग्रह, अन्य लघु कथाएं और वक्त की हैरान रह जाए तथा अन्य कहानियां, मोबाइल पिक और अन्य अनुवाद कार्य, विश्व हिंदी सम्मेलन, अमेरिका और जापान की शैक्षिक यात्राएं, स्तंभ लेखन जैसे अनेकों रचनात्मक कार्यों में सतत सक्रिय आदरणीय डॉक्टर पद्मजा पुरस्कार, बागेश्वरी सृजन कुंज पुरस्कार, महाश्वेता देवी सम्मान, मानक अलंकार पुरस्कार, मीरा सम्मान देने की घोषणा हुई है। एक बार मैम के लिए सबसे पहले तो मैं संभावना संस्था का डॉक्टर मनीषा डागा का धन्यवाद ज्ञापित करूंगी कि ये भव्य आयोजन इन्होंने किया और मेरी किताब मोबाइल पिक और हॉस्टल तथा अन्य कहानियों पर चर्चा का एक कार्यक्रम इन्होंने रखा और मुझे सम्मानित किया। डॉक्टर कविता डागा भी यहाँ विराजमान है, उनकी नई कार्यकारिणी भी संभावना की यहाँ पर है। मैं सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और इसके साथ ही अपनी शुभकामनाएं भी मैं प्रेषित करना चाहूँगी। मैं आपके सामने 7-8 मिनट में अपनी बात रखूँगी और उसके बाद मैं एक कहानी है सरप्राइज, जो मोबाइल पिक और हॉस्टल तथा अन्य कहानियाँ में संकलित है, उसका वाचन करूँगी। मैं अनेक विधाओं में लिखती हूँ, जैसे कहानी लिखती हूँ, कविता लिखती हूँ, डायरी लिखती हूँ, शब्द चित्र लिखती हूँ। मुझे लगा मुझे करें क्या मैं अनेक विधाओं में रचना करती हूँ, कविता, कहानी, डायरी, शब्द चित्र और इंटरव्यूज भी लेती हूँ। कुछ मैंने समीक्षाएं भी करी हैं और कुछ कॉलम राइटिंग का काम भी मैंने किया है, कुछ संपादन का काम भी किया है। तो एक दिन आचार्य मोहन कृष्ण बोरा जी ने मुझे कहा कि पद्मजा, तुमने इतनी सारी विधाओं में अपने आप को बिखेर लिया है, रचनाकार को एक विधा में काम करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा तो 2 विधाओं में काम करना चाहिए। तो मैं उनको, तो वो बहुत बुजुर्ग हैं, बहुत अनुभवी, मैं उनको तो कुछ जवाब नहीं दे पाई, लेकिन मैं यहाँ उसका जवाब देने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे ये लगता है कि लिखने का काम या विधाएं तय करने का काम मैं नहीं करती। मेरे भीतर से कोई आवाज़ आती है, मेरे भीतर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अलावा भी एक व्यक्ति और है जो मुझे कहता है कि ये लिखो, वो मुझे आदेश देता है, वो मुझे निर्देश देता है कि ये तुमको लिखना है और मैं लिख देती हूँ। इसलिए इसका अगर कोई दोषारोपण है तो ये मुझ पे ना किया जाए, ये मेरे भीतर वाली कोई पद्मजा या अलग जो व्यक्ति है उसको ये बात कहनी चाहिए। दूसरा, मैं अनेक विधाओं में भी लिखती हूँ और अनेक विधाओं में अलग अलग विषयों पर लिखती हूँ। जैसे आज आप देखेंगे मेरी कहानी का मैं वाचन करूँगी तब, तो मेरी जो कहानियाँ हैं और ख़ास करके मोबाइल पिक और हॉस्टल की जो कहानियाँ हैं उनमें मैं किशोर किशोरियों पर, युवाओं पर ज़्यादा लिखती हूँ। उनकी मानसिकता, उनके तनाव, उनके जॉब, उनकी क्या समाज में स्थिति है, उनकी क्या सोच है, उसको लेकर मैं कहानियों में काम ज़्यादा करती हूँ। और कविता में मेरे ज़्यादा जगह स्त्रियाँ घेरती हैं।
मैं चूंकि एक स्त्री हूँ, तो स्त्री होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि स्त्रियों के साथ समाज की जो सोच है वो उसमें अभी तक कोई विशेष बदलाव नहीं आया है। वो निरंतर आगे बढ़ रही हैं, लेकिन उन्हें निरंतर पीछे खींचने के प्रयास भी जारी हैं। आप देखते हैं कि हर दिन अखबार में या टेलीविज़न पर सब जगह आप देखते हैं, कभी बलात्कार की खबर, कहीं गैंग रेप की खबर, कहीं भट्टी में डाल दिया गया, कहीं उनको तंदूर की आग के हवाले कर दिया गया, कहीं तेजाब से चेहरा जला दिया गया। तो मुझे लगता है कि मैं एक स्त्री हूँ और मैं अगर कलम चलाती हूँ तो मैं अगर उनके बारे में नहीं लिखूँगी तो ये ठीक नहीं होगा, ये उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कविताओं में मेरी ऐसी जो स्त्रियाँ हैं, स्त्रियों के जो दुख दर्द है, पीड़ाएँ हैं, वो ज़्यादा जगह घेरती हैं। और जो शब्द चित्र हैं उनमें ज़्यादातर मैं ऐसा तबका जो मुख्य धारा से बिल्कुल अलग है, छूट गया है, उस पर लिखती हूँ। जैसे फुटपाथ पर रहने वाले लोग हैं जो छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा करते हैं, चाहे कोई अपना खून ही बेचता है, खून बेच के अपना पेट पालता है, तो उस पर लिखती हूँ। या कोई पंक्चर निकालता है, या कोई गुब्बारे बेचता है, या कोई चाय की थड़ी पर काम करता है, प्लेट धोता है, तो ऐसे लोगों पर और इन्हीं के साथ मैं लिखने के लिए वेश्याओं पर भी मैंने लिखा है। मैं कोठों पर गई हूँ, उन पर भी उनके दुख दर्द को, उनकी पीड़ा को भी मैंने लिखने की कोशिश करी। कुष्ठ रोग चिकित्सालय भी गई, वहाँ मेरी ननद भी यहाँ बैठी हैं, इनके साथ इनको कई बार मैं लेकर गई वहाँ पर, तो कोड़ियों पर भी मैंने लिखा है। कुछ एड्स पीड़ित महिलाओं पर भी लिखा है। अब कई बार कई लोग मुझसे कहते हैं कि आपने एड्स पीड़ित पुरुषों पर नहीं लिखा बल्कि महिलाओं पर लिखा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एड्स था, ये रोग उनको उनके पतियों ने दिया, इसलिए मेरी जो सहानुभूति है वो उनके पतियों के साथ ना जा करके उन महिलाओं के साथ है कि वो निर्दोष थी और उन्हें एड्स हुआ। तो ऐसे लोग हैं वो शब्द चित्रों में जगह पाते हैं। मेरा ये बात कहने का तात्पर्य ये है कि मैं कहानियों में अलग विषय लेती हूँ, शब्द चित्रों में अलग विषय लेती हूँ और कविताओं में अलग विषय लेती हूँ। तो अगर मुझे संपूर्णता में जानना हो या मेरे साहित्य को समझना हो तो आप किसी एक विधा को देख करके तय नहीं कर सकते, जज नहीं कर सकते कि मैं कैसा लिखती हूँ, बल्कि आपको मेरा सारा साहित्य देखना होगा, पढ़ना होगा, तब आप समझ पाएंगे एक पूरा मुकम्मल चेहरा क्या निकल करके आता है। मैंने बाल साहित्य भी इन दिनों कुछ पिछले सालों से लिखना शुरू किया। 2.5 साल पहले मेरे घर में नातिन का जन्म हुआ, तब मैं जिस कमरे में पढ़ती थी उसी कमरे में उसका सोना और उसका खेलना, उसका रहवास हो गया, तो मेरी पढ़ाई कुछ समय के लिए बंद हो गई। फिर घर में काम भी पूरा रहता था तो मैं काम भी करती रहती थी। 2-3 महीने गुजर गए, फिर मुझे लगा कि इस तरह तो नहीं चल सकता, मुझे अपनी पढ़ाई तो मेरी पीछे छूट गई, मैं क्या करूं। फिर मुझे एक दिन मैंने देखा कि वो बच्ची हंस रही है, खिलखिला रही है, पूरा घर जैसे उसकी हंसी से भरा हुआ है, उसकी खिलखिलाहट से, उसकी किलकारियों से पूरा घर जैसे गूंज रहा है। तो मुझे ये लगा कि ये इसकी जो खिलखिलाहट है ये मुझे कह रही है कि मुझ पर लिखो। तो मैंने उस समय से उस पर ही लिखना शुरू कर दिया। हम जो मध्यम वर्गीय महिलाएं होती हैं उनको जब हम माँ बन रही होती हैं, हमारे छोटे बच्चे होते हैं, तो उन बच्चों को देखने के लिए, समझने के लिए, निहारने के लिए उतना समय हमको उपलब्ध नहीं होता है। घर है, गृहस्थी है, परिवार है, बच्चे हैं, नातेदारी, रिश्तेदारी, अगर कोई जॉब करता है तो जॉब है, पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई है। तो अपने बच्चों को जब हम नहीं देख पाए तो मुझे लगा कि अब मेरे पास समय है, मैं इस बच्ची को बहुत प्यार से रख सकती हूँ, बहुत प्यार से देख सकती हूँ, इसकी जो चंचलता है उसको मैं अपने लेखन में कलमबद्ध कर सकती हूँ। तो मैंने उस पर लिखना शुरू किया। अब मेरी बाल साहित्य की किताब भी आई है, 3-4 किताबें बिल्कुल तैयार हैं, कभी भी आ सकती हैं। बाल कविताएं भी लिखी है, बाल आलेख भी लिखे हैं, बाल कहानियाँ भी लिखी मैंने। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम स्त्रियां खास करके जब किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो उनको कहीं न कहीं से रास्ते में रुकावटें उनके आती रहती है, किसी भी तरह की है, पारिवारिक भी है, सामाजिक भी है। कई प्रकार के रोड़े, कई प्रकार के आंधी तूफान, कई प्रकार की तकलीफ़ें उनके रास्ते में आती हैं, कई प्रकार के विरोध भी उनको सहन करने पड़ते हैं। लेकिन मेरा कहना ये है कि हमें रुकना नहीं है,
वक्त के साथ साथ हमें भी अपने आप को मोड़ लेना है। जिस तरफ वक्त गुजर रहा है उस तरफ हमें भी चलते चले जाना है, रुकना नहीं है। और मुझे लगता है कि मैं चलती रही, इसीलिए चलते चलते आज मैं यहाँ आपके सामने इस मंच पर पहुँच गई। अब मैं आपके सामने मैं घर आई थी तब रंगों से बिखर रही थी, फूलों से खिल रही थी, हिरनी सी कुलाचे भर रही थी, सबसे हंस हंस कर मिल रही थी, बात बात पर हंसी के कल्ले से फूट रहे थे, उत्साह से लबरेज मैं कह रही थी माँ मुंबई आओ, कुछ समय मेरे साथ भी स्पेंड करो, मैं अच्छा भला कमाने लगी हूँ, AC, TV, फ्रिज सब हैं, घर के काम की भी कोई प्रॉब्लम नहीं, खाना बनाने के लिए कुक आता है, कपड़े झाड़ू पोंछे के लिए बाई जी आती हैं, आप तो बस उन्हें ऑर्डर देना और पूरे दिन घर में आराम करना, कुछ समय खुद को भी दो माँ, क्या दिन भर काम काम काम, एक दिन यूं ही जाने का समय आ जाएगा, सब यही रह जाएगा माँ, ये जीवन बार बार नहीं मिलता, जितना जी सको जी लो। वह लगातार कुछ न कुछ बोले जा रही थी, मैं उसके चेहरे की रौनक, रंगत, उसकी बोली की खनक सुन और देख कर खुश थी। पर अब वह हताश, नई नौकरी मिल नहीं रही थी। इधर हम उसके विवाह की बात कर रहे थे, लड़के देखने की बात कर रहे थे, पर उसमें किसी बात को लेकर कोई उत्साह नहीं था। उससे जब भी बात करते लगता जैसे वह वहाँ है ही नहीं, किसी दूसरी दुनिया से जैसे उसकी आवाज़ आती, देख लो, ठीक है, कर दो, क्या है, आदि आदि। लड़का देखने दिखाने का समय आता तो टालने की कोशिश करती, फोटो का क्या भेजना, कहो फेसबुक पर देख ले, अरे माँ ये भी कोई नाम है लड़के का, मेरा बायोडाटा, अरे कोई नौकरी पर रख रहा है क्या, फोटो लड़कियां देखी नहीं क्या आज तक, पहले लड़के की फोटो मंगवाओ, मेरी फोटो मत भेजना। अगर कोई काली गोरी ठिंगनी लंबी या दान दहेज की बात करे तो मुझसे मत मिलवा देना। नौकरी छूटने के बाद जब भी उससे फ़ोन पर बात की लगा बस उसकी रुलाई फूटने ही वाली है, बस अब वह टूट कर गिरने ही वाली है। कभी लगता जैसे वह लंबे रास्ते पर झुलसाने वाली गर्मी में पैदल चली जा रही है, सारी छायाओं को छोड़ते हुए। असल में वह अकेली पड़ गई थी, सब दोस्त जॉब में थे, मास्टर्स के चक्कर में वह जॉब में सबसे बाद में आई थी। खैर ऐसे में मैं बेटी से मिलना चाह रही थी, उसे अकेला नहीं छोड़ना चाह रही थी, उसकी उदासियों को कम करना चाह रही थी, उसे बताना चाह रही थी कि हम उसके साथ हैं। और ये दौड़ तो हर महत्वाकांक्षी व्यक्ति के जीवन में आता है, इससे घबराना क्या। जैसे पिछले दिन हंसकर बिताए वैसे ही इन्हें भी हौसले के साथ बिताओ। यही तो परीक्षा की घड़ी है, असल में पास होकर तो अब दिखाना है। ये जीवन का व्यवहारिक पक्ष है, इसे समझना और समझकर निभा ले जाना ही जीवन है। उसका जन्मदिन भी आ रहा था, सो मैं उसके पास मुंबई चली गई। घर में सब सो रहे हैं पर मुझे नींद नहीं आ रही है। जब से उससे मिलकर लौटी हूँ मन ही नहीं लग रहा। मुझे बार बार उसका चेहरा याद आ रहा है, मुरझाया कुमलाया हुआ चेहरा। उसकी बातें याद आ रही है। कह रही थी माँ, छोटे शहर में मन मुताबिक काम कहाँ मिलता है, जॉब सेटिस्फैक्शन भी तो ज़रूरी है। आजकल सभी युवाओं को लगता है जॉब अपॉर्चुनिटी महानगरों में ही है, और जाने क्यों सब प्राइवेट जॉब की तरफ भागते हैं। कहते हैं वहाँ हमारी मेहनत का फल मिलेगा, हमारा नॉलेज अपडेट होगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा, काम करने को मिलेगा। सरकारी नौकरियों को तवज्जो ही नहीं देते। कहते हैं उनमें क्या रखा है, वही बंदी बंधाई तनख्वाह, काम के घंटे तय। सरकारी नौकरी आदमी जो आज तक सीखा वो भूल जाते हैं, ग्रोथ रुक जाती है, ना कोई चुनौती, ना काम का कोई फल और ना ही उत्साह। काम करो तो ठीक, ना करो तो ठीक। उन्हें समझाओ कि सरकारी नौकरी में भविष्य की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जियो जब तक पेंशन मिलती रहती है। तो कहते हैं प्राइवेट में उतना हम 4 साल में ही कमा लेंगे जितना सरकारी नौकरी में 40 सालों की घिसाई के बाद कमाएंगे। मैंने बेटी से जब पूछा कि नौकरी अच्छी भली चल रही थी, अच्छा पैकेज भी था, तो उन्हें बताया कि बॉस भी अच्छे थे, फिर क्या हुआ अचानक ही। तो उसने बताया माँ, अचानक एक दिन कंपनी में भूचाल आ गया। पता चला कि कुछ एम्प्लॉय कंपनी के सीक्रेट्स लीक कर रहे हैं। उन सबको कंपनी ने निकाल दिया, किसी ने खुद ही इस्तीफा दे दिया। मेरा उठना बैठना भी उन लोगों के साथ था, पर मैं इस काम में लिप्त नहीं थी। लेकिन अब मुझे भी शक की निगाह से देख रहे थे, निकालना चाहते थे, पर चूंकि सीधे सीधे मुझ पर कोई आरोप नहीं था, सो निकाल नहीं पा रहे। मुझसे कहा गया कि मेरा विभाग बदल रहे हैं, सैलरी भी शायद कम हो जाए। ऐसी स्थिति में मैंने खुद ही इस्तीफा दे दिया। अपमानित होकर कब तक सर्वाइव कर पाती वहाँ। कंपनी की हालत भी पतली चल ही रही थी, तब तक वह बंद होने के कगार पर थी और अब तो बंद हो भी गई।
मैंने कहा बेटा और बहुत है कंपनियां, कहीं भी अप्लाई कर, तुझे तो काम मिल ही जाएगा, तू इतनी टैलेंटेड है, तेरे पास प्रोफेशनल डिग्री है, वह भी एक रेप्यूटेड कॉलेज की। उसने निराशा में कहा माँ आप नहीं जानती, आजकल सब जगह जैक चलती है, बिना गॉडफादर आप कुछ हासिल नहीं कर पाते। एजुकेशन और नॉलेज की भी कीमत तभी है जब आपको कोई पुश करने वाला मिल जाए, वरना सब व्यर्थ। फिर ये कैंपस इंटरव्यू वाला क्या सीन है माँ? आजकल यहाँ भी खूब ड्रामा है, जिनके सिलेक्शन हो गए अब मुश्किल है, कैंडिडेट पहले से तय होते हैं। ये कंपनियां भी कई बार योग्य उम्मीदवारों को छोड़ जाती हैं, पहचान वालों को ले जाती हैं। इसीलिए आज युवाओं में फ्रस्ट्रेशन बढ़ा है। एडमिशन के समय से ही जॉब की चिंता सताने लगती है, जॉब अनसिक्योरिटी बढ़ रही है यूथ में। तो कहीं अप्लाई तो कर, भाग दौड़ कर यूं ही खामियां गिनाने से समस्या का समाधान नहीं होने वाला। आप देख ही रही हैं, मैं लैपटॉप लेकर बैठी रहती हूँ, कहीं अप्लाई करती हूँ, कहीं किया हुआ है तो कॉल का वेट करती हूँ, कॉल आता है तो इंटरव्यू के लिए जाती हूँ। आज पूरा 1 महीना हो गया नौकरी छूटे हुए, अब तक मैं 15 इंटरव्यू फेस कर चुकी हूँ। कहते हैं एक्सीलेंट, पर जॉब नहीं मिलता। कोई कहेगा HR डिपार्टमेंट से बात करते हैं, कोई कहता है एक वीक बाद पता करना, कोई कुछ जवाब ही नहीं देता। कोई तो ये भी कहता है कि आज ही किसी को रखा है, कोई कहता आपके लायक काम नहीं है, कोई कहता अगले महीने देखते हैं, पर देखता कोई नहीं। माँ मैं तो नौकरी के लिए कहीं भी जा सकती हूँ, हो सकता है अगले वीक दिल्ली भी इंटरव्यू के लिए जाऊँ। बेटा वहाँ रुकेगी कहाँ? माँ अब ये यूजलेस सवाल कम से कम आप तो मत करो। रुक जाऊँगी किसी भी फ्रेंड के यहाँ, किसी हॉस्टल में, किसी PG में, कहीं भी यार। 1 दिन की तो बात है। वैसे दिल्ली में अपने ठहरने की व्यवस्था कर ली मैंने, अब ये मत पूछना कहाँ, मेरी फ्रेंड के यहाँ PG में। टिकट बन गई? हाँ माँ ऑनलाइन बुकिंग करवा ली थी, वेटिंग में है, उम्मीद है कंफर्म हो जाएगी। और ना हुई तो? अरे माँ ना हुई तो कोई बात नहीं, TT को दे लेके, वो रात का सफ़र है, टिकट ना मिली तो, और अकेली और ऊपर से। माँ वक्त बहुत आगे निकल चुका, आप बहुत पीछे हो। इतना कमज़ोर भी मत समझो हमें, आप दूसरी बातों की बजाय पापा पर कंसंट्रेट करो, उन्हें संभालो। क्यों, क्या हुआ है उन्हें? मुझसे पूछते हैं कि जॉब का कुछ बैठा कि नहीं, कहती हूँ नहीं, तो कहते तुम्हारा बैठ भी नहीं सकता। पूछती हूँ पापा क्यों, तो कहते हैं नखरे ज़्यादा है ना, नाक पर मक्खी तक बैठने नहीं देती हूँ, जॉब का मामला कैसे बैठेगा। फिर कहेंगे वहाँ मुंबई में पूरा दिन बैठे बैठे क्या करती हो, घर क्यों नहीं चली आती। मैं घर आने की सोचती हूँ, पर ये ख्याल रोक लेता है कि जोधपुर हुई और कहीं से कॉल आ गया तो एकाएक कैसे आ सकूँगी, इसलिए आना चाहकर भी आ नहीं पाती हूँ। और माँ वहाँ आकर भी हो क्या जाएगा, पापा तो बात बात में पूछेंगे। जैसे आजकल हमेशा कहते हैं अब तुम बूढ़ी हो रही हो, लगता है शादी नहीं करनी है। जिस लड़के को भी लाता हूँ तो मना कर देती हूँ। अब तो खैर बात आई गई हुई, पर अब आपको बता ही देती हूँ। मेरी एक लड़के से दोस्ती हुई थी, कुछ मित्रता चली, मुझे लगा यही वह शख्स है जिसकी मुझे तलाश थी, पर धीरे धीरे मुझे लगने लगा वह मुझ पर हावी होने की चेष्टा कर रहा है, मुझे दबाने की कोशिश कर रहा है, जबकि वह मुझसे बहुत कम टैलेंटेड था। वह मेरी इज्जत ही नहीं करता था, अपने यार दोस्तों में मेरी खिल्ली उड़ाता था, कहता जॉब तो इसे मिल गई, पर काम सारा मुझसे पूछ कर करती है, हर कहीं मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता था। मैंने उससे दोस्ती तब की थी जब वो बेरोजगार था, मैंने उसके लिए जॉब भी ढूंढी, कभी कभी वह मुझसे उधार भी लिया करता था, फिर भी सबके सामने खुद को यूँ प्रोजेक्ट करता था जैसे बड़ा इंटेलिजेंट है और मेरा बॉस है। एक दिन तो कहता है कि रात के 9 बज रहे, अब तक ऑफिस में क्या कर रही हो, निकल जाओ वहाँ से। मुझे कब ऑफिस से निकलना है, कब ऑफिस में घुसना है, वह डिसाइड करेगा। वह लड़का है, क्या इसलिए मुझ पर हुक्म चलाएगा? मैं लड़की हूँ, क्या उससे बेइज्जत होने के लिए? मैं उससे किसी भी मामले में कमतर नहीं हूँ माँ, मैं किसी की दबैल नहीं हूँ। वो मेरी इज्जत करेगा, मेरे सम्मान की रक्षा करेगा, तभी मुझसे भी उम्मीद करे, वरना जाए भाड़ में। क्यों मैं उसके घटिया मजाक बर्दाश्त करूँ, क्यों मैं उसकी हाँ में हाँ मिलाऊँ, मैं क्यों हमेशा उसे मनाऊँ? अगर मैं ये सब करूँगी तो वो क्या करेगा, ऐश मौज। अब ये नहीं चल सकता, चला भी लूँ पर ये मसला तो उम्र भर का है, कोई साल 2 साल का नहीं। कब तक सहन करूँगी और क्यों करूँगी? वह थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली माँ हमारा ब्रेकअप हो गया। बेटा तेरे साथ इतना सब हुआ पर तूने कभी जिक्र ही नहीं किया। कभी अपनी दोस्ती, अपनी तकलीफ़ें अपनों से बांट लेनी चाहिए, हल्के हो जाते हैं। खैर अब वो लड़का क्या कर रहा है, जॉब हंटिंग, तेरी तरह मेरी तरह। मुझे सिर्फ महीना भर हुआ है, मुझे मिल जाएगा। वह पिछले 1 साल से रुल रहा है मुंबई की सड़कों पर। एक दिन हमारा कॉमन फ्रेंड मिला था रोहन, बता रहा था आजकल सिगरेट और शराब ज़्यादा पीने लगा है। पता नहीं साले के पास पैसा कहाँ से आता है।
मंगवाता होगा घर से, माँ बाप भी एक दिन देते देते थक जाएंगे, तब उसे समझ में आएगी अपनी औकात। किसी को कुछ समझता ही नहीं। अच्छा होता मैं करण को अवॉइड ना करती, काश मैं उसे समझ पाती। मैंने पूछा ये करण कौन है? उसने बताया कॉलेज टाइम में वह मेरे आगे पीछे घूमता था, पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। लल्लू सा लगता था। उस लड़के को मेरी ही क्लासमेट पूरा ले गई। आज विवाह करके विदेश में खुशहाल जीवन बिता रही है। वो लल्लू महीने के 1.5 लाख कमा रहा है और मेरी क्लासमेट मौज कर रही है। मैं तो हर मामले में बुद्धू ही रही। सच पूछो माँ तो अब शादी करने का ज़रा भी मन नहीं है, पर कभी कभी लगता है क्या पता शादी के बाद ही भाग्योदय लिखा हो। शादी भी करा लेनी चाहिए, जीवन में कुछ तो स्थिरता आए। उम्र भी कोई कम तो नहीं, 30 साल की तो हो ही गई हूँ। बेटा तभी तो तेरे पापा चिंतित रहते हैं तेरी शादी के लिए। उम्र निकले जा रही है, तेरे साथ के सब लड़के लड़कियाँ। माँ अब आप भी पापा की भाषा बोल रही हैं। माँ मुझे जिस लड़के के साथ पूरा जीवन बिताना है उसके साथ से मुझे खुशी मिलनी चाहिए। उसके साथ से मुझे लगना चाहिए कि बस अब किसी का साथ नहीं चाहिए, तलाश पूरी हो गई। हर किसी को कैसे पसंद कर लूँ? आप लोगों को तो हर लड़का अच्छा लगता है। कभी कहते हो खानदान अच्छा होना चाहिए, कभी कहते हो लड़का अच्छा होना चाहिए। आपको याद है वो अहमदाबाद वाला लड़का? मुझे पसंद भी था, पर उसकी माँ को देखकर मैं घबरा गई। शर्मा अंकल ने बताया भी कि उसकी माँ कुछ ठीक नहीं है, सस्पिशियस लेडी है। उनकी बड़ी बहू घर छोड़कर जा चुकी है। उसे ससुराल वालों ने जान से मारने की कोशिश की। उस घर में लड़की मत देना। पता है माँ, पापा ने तब अंकल से क्या कहा? कहा मेरी बेटी भी बहुत तेज है, उसको संभाल लेगी। पापा मेरी ऐसी इमेज क्रिएट करते हैं दूसरों के सामने। क्यों? क्या मैंने किसी का खून कर दिया, किसी की ज़मीन जायदाद हड़प ली, किसी को बर्बाद कर दिया, किसी को काट खाया, आपकी नाक कटा दी? आखिर किया क्या है मैंने? क्या अपने बारे में सोचना गुनाह है? क्या अपने जीवन के निर्णय आप लेना अपराध है? अगर है तो करूँगी मैं ये अपराध। ऐसा करके मैं पापा के ईगो को चोट पहुंचा रही हूँ शायद, पर उनके ईगो की संतुष्टि के लिए मैं अरे गहरे किसी भी लड़के के गले में वरमाला नहीं डाल सकती। सॉरी माँ, ऐसा नहीं कर पाऊँगी। माँ आप पापा को समझाओ, वक्त की नज़ाकत को समझें। अपने बच्चों के निर्णय लेने के काबिल बनाया है तो उन पर यकीन भी करें। उन्हें अपने पाँवों पर चलने दें, अपने रास्ते चुनने दें और अपनी मंजिल तलाशने दें। थोड़ा रुककर धीरे धीरे बोली, आजकल पापा को जाने क्या हो गया है, बात बात पर आग उगलते हैं। पहले कितने अच्छे थे। और उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर वह आंसुओं को पीना जानती है। पीकर बोली, मुझे पता है आप पापा को जब भी समझाने की चेष्टा करती हैं आपको फटकार लगाते हैं कि तू उसका पक्ष लेकर उसे बिगाड़ रही है। आज़ादी इसलिए दी क्या कि हमारा ही विरोध करें? माँ आपकी तबीयत खराब इसी सब कारण से रहती है, मैं जानती हूँ, पर कर कुछ नहीं पा रही। आजकल पापा से बहस भी कहाँ करती हूँ, हाँ ना में जवाब दे देती हूँ। सच तो ये है माँ कि आजकल मैं अपने आप से खुश नहीं हूँ। मेरा मन कहीं नहीं लगता, ना आप खुश, ना पापा खुश, ना मैं खुश, ना छोटे भाई बहन खुश। माँ खुशियाँ क्यों चली जाती हैं जीवन से? कल तक जो अपने होते हैं इतने अच्छे होते हैं, एकाएक क्यों बदल जाते हैं? क्यों खुशियाँ अचानक हमारा दामन छोड़ जाती हैं? वह मेरी गोद में सिर टिका देती है। मैं उसके बालों में हाथ फेरते हुए समझाती हूँ, बेटा कभी कभी हमारा समय ठीक नहीं चलता, पर यह समय भी गुजर जाएगा। मैं तेरे साथ हूँ, तू अकेली नहीं है। और इस समय खुद को खाली मत रख, किसी काम में व्यस्त हो जा। वह अपने बिखराव को समेटते हुए कहती है, हाँ माँ आप ठीक कहती हैं, मैंने MBA करने की सोची है। पर तभी उदास हो कहती है, माँ मैं सोचती हूँ कुछ पढ़ूँ, पर पढ़ने के लिए बैठती हूँ तो मन नहीं लगता। पर हाँ मैं किसी बेस्ट इंस्टीट्यूट से MBA ज़रूर करूँगी, थोड़ी मेहनत कर लूँगी तो शायद स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। आजकल MBA ढंग के इंस्टीट्यूट से करो तो खर्चा कम से कम 30 लाख आता है। कुछ और ना हो पाया तो स्टडी लोन ले लूँगी। आप लोगों से कब तक लेती रहूँगी? आप लोगों की भी लिमिट्स हैं, कई जिम्मेदारियाँ हैं, उम्र भी है। पापा कब तक कमाते रहेंगे और हम पर खर्च करते रहेंगे? बेटा तू पैसे की फिक्र मत कर। मैं बोल ही रही थी कि वह मुझे अनसुना करती हुई चुपके से अपने कॉलेज वाले समय की सीढ़ियाँ उतर गई और जैसे खुद से ही बतियाने लगी। पढ़ाई वाले दिन कितने अच्छे थे, कोई चिंता नहीं। पापा मम्मी को गर्व था मुझ पर। मैंने नेशनल लेवल के एग्ज़ाम फाइट की थी, कहते थे बेटी नहीं ये बेटा है हमारा। और आज स्थिति ये है कि मेरा नाम आते ही पापा उस वक्त को कोसने लग जाते हैं जब उन्होंने मुझे हायर एजुकेशन के लिए घर से बाहर भेजा। कभी कभी तो ये भी कहते हैं कि इससे ज़्यादा पढ़ाना मेरी गलती थी। पापा इतने कठोर कैसे हो सकते हैं? और वह फीकी हंसी हंसती है। मैं उसे अपनी बाहों में घेर लेती हूँ। अपने पापा के रूखेपन से उपजी पीड़ा जैसे उसे भीतर से चीर रही थी।
उसे इस स्थिति में छोड़कर आने का मन नहीं था। मैं कुछ और समय उसके साथ बिताना चाह रही थी, उसे और सुनना चाहती थी, पर घर से दूर कब तक रहती। इनके खाने की समस्या भी थी। मुझे लग रहा था मेरे दिल के 2 टुकड़े हो चुके हैं। न चाहते हुए भी मैं 4-5 दिन बाद लौट आई। मैं लौट आई पर दिल का एक टुकड़ा बेटी के पास रह गया था। अब हम सखियाँ बन गई थी। अब से पहले उसके पास समय नहीं हुआ करता था। दोस्त, पढ़ाई, प्रोजेक्ट, नौकरी, पार्टी, बाजार, मीटिंग, पर अब के उसने मुझसे हर विषय पर खुलकर बात की। अब के उसके पास समय था। सच तो ये है कि समय के एक बिंदु पर आकर आप यार दोस्तों से भी विमुख होने लगते हैं और वे आपसे। सबकी अपनी अपनी व्यस्तताएं होती हैं, प्राथमिकताएं होती हैं। वे एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं, करते भी हैं, पर उनकी भी अपनी सीमाएं होती हैं। फिर वे अपने सोर्स को अपने बुरे समय के लिए संभाल कर रखते हैं। वीकेंड पर इकट्ठे होते हैं, पर उसमें एंजॉय भी करना होता है, सिर्फ रोना धोना नहीं। आजकल मुझे ज़रा कोई चिंता नहीं हुई कि दिल की धड़कनें काबू में नहीं रहती। धक 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 और फिर नींद उड़ जाती है। ये उम्र का तकाजा है या चिंताओं के कारण, पता नहीं, पर डॉक्टर कहते हैं ये सेहत के लिए ठीक नहीं। अगर स्वस्थ जीवन जीना है तो तनाव मुक्त रहो। क्या कोई संवेदनशील आदमी इस दुनिया में तनाव मुक्त रह सकता है? ये प्रश्न फिर एक नए तनाव को जन्म दे देता है, बजाय उत्तर के मेरे दिल की धड़कनें मेरे नियंत्रण में नहीं हैं। रात गहराती जा रही है, बेटी की चिंता सी लग रही है, तेज आंधी चल रही है, बाहर भी भीतर भी। बाहरी आंधी इतनी डरावनी नहीं जितनी भीतरी आंधी। उदासी और हताशा में अकेली लड़की कुछ कर ले तो मुझे एकाएक ये ख्याल आता है, मेरा गला सूख जाता है, पसीने से तर हो जाती हूँ। एक घूंट पानी पीती हूँ, नहीं, मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं करना चाहिए। ये पीढ़ी इतनी कमज़ोर भी नहीं है, परिस्थितियों के आगे इतने जल्दी घुटने टेकने वाली नहीं। पर फिर लगता है किसी कमज़ोर भाव क्षण में कुछ भी हो सकता है। आखिर है तो बच्ची ही, कुछ हो गया तो। कई बार ऐसे किस्से सुनने में आते हैं, उनकी याद आते ही दिल घबरा उठता है। जरा सी आंधी में कई बार बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं। बेटी के जीवन में तो बड़े ज़ोर का तूफान आया हुआ है। मैं बेचैन हो जाती हूँ, बेटी को फ़ोन लगाती हूँ, पूरी रिंग जाती है, फ़ोन नहीं उठता है। मैं बुरी तरह से डर जाती हूँ, ये जानते हुए भी कि वह लैपटॉप से माथापच्ची करके अभी अभी सोई होगी। तभी इनकी आँख खुल जाती है, आश्चर्य से पूछते हैं किसे फ़ोन कर रही हो इतनी रात में? बेटी को। क्यों? ऐसे ही मन नहीं लग रहा था तो सोचा, अरे सुनो, शाम को जब तुम बेटे को ट्यूशन के लिए छोड़ने गई तब उसका फ़ोन था, उसे जॉब मिल गया है, वह सोमवार को ज्वाइन करेगी और हाँ, सुबह घर आ रही है। इस समय वह ट्रेन में है। मैंने एक लंबी सांस ली और अपना सारा गुस्सा, सारा तनाव, सारी चिंताओं को इकट्ठा कर इनकी तरफ फेंका। यूँ तो दिन भर इसकी उसकी इधर उधर की करते रहते हो, जो काम की बात थी वही नहीं बताई गई आपसे, अब बता रहे हो। अरे वो तुझे सरप्राइज़ देना चाहती थी, पर अब तेरी ये दशा देखी वो बता दिया, कहकर इन्होंने करवट बदल ली। मेरी नींद उड़ी हुई है और उसे सरप्राइज़ की सूझ रही है। बड़बड़ाते हुए मैंने महसूस किया मेरी आवाज़ में कमाल का सुकून था, तसल्ली थी, शांति थी। आंधी तूफान सब ठहर चुके थे, अब मुझे नींद आ रही थी। आपकी रचनात्मकता के विभिन्न आयामों को जानकर बेहद अच्छा लगा और सरप्राइज कहानी का वाचन भी शानदार रहा। डॉक्टर सत्यनारायण किताब की भूमिका में लिखते हैं कि इस संग्रह की कहानियों की लड़कियां कमजोर नहीं हैं, वे जिज्ञासु हैं तो कुछ करने की भूख भी उनमें है। इन कहानियों में बड़े होते समझदार बच्चे हैं, इनके भीतर तमाम तरह की जिज्ञासाएं हैं, वे कुछ करना चाहते हैं। तो इन्हीं कहानियों पर, इस किताब पर अपना पत्रवाचन प्रस्तुत करने के लिए मैं डॉक्टर वीणा चुडावत जी को बुलाना चाहूँगी। उनका संक्षिप्त परिचय पहले देना चाहूँगी। निराला का साहित्य में युगबोध विषय में डॉक्टरेट डॉक्टर वीणा चुडावत जी वर्तमान में अध्यापन के साथ नियमित लेखन में सक्रिय है। आपका एक कहानी संग्रह राग मेघ मल्हार प्रकाशित हुआ है, जिस पर आपको राम प्रसाद आदित्य पुरस्कार 2021 भी प्राप्त हुआ है। कहानी लेखन के अलावा वीणा चुडावत कविता, आलेख और ललित निबंध के माध्यम से अपनी संवेदना और अनुभूतियों को शब्दों के रूप में कागज पर उतार रही है। आज पुरस्कृत किताब मोबाइल पिक और हॉस्टल तथा अन्य कहानियों पर आप अपना पत्रवाचन प्रस्तुत करेंगी। वीणा जी, आपका स्वागत है। मेरे पत्र का शीर्षक है शोक उजाले।
नर्म अंधेरे। राजस्थान के प्रमुख साहित्यकारों में डॉक्टर पद्मजा शर्मा का नाम परिचय का मोहताज नहीं है। ये बहुत खुशी और गर्व की बात है कि जोधपुर शहर से डॉक्टर पद्मजा शर्मा को साहित्य का सर्वोच्च वीरा पुरस्कार दिया गया है और इस पुरस्कार से सम्मानित होने की वजह से हमारे शहर का नाम भी सम्मानित हुआ है। हमारे शहर से सत्यनारायण, हबीब कैफी, हसन जमाल, हरिदास व्यास, हरि प्रकाश राठी, जेबा रशीद, दीप्ति कुलश्रेष्ठ, चांद कौर जोशी, प्रगति गुप्ता और ऐसी कई कहानीकार हैं जिन्होंने राजस्थान में ही नहीं बल्कि भारतवर्ष में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है। इसके साथ ही कुछ योगी और सक्षम युवा कहानीकार जोधपुर की धरती पर कहानी लेखन के क्षेत्र में सक्रिय हैं। मैं माफ़ी चाहती हूँ और समय सीमा को देखते हुए सभी का नाम लेना संभव नहीं है। कहानियाँ हिंदी साहित्य की प्रमुख कथात्मक विधा है। आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ 20वीं सदी में हुआ। पिछली एक सदी में हिंदी कहानी ने आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रगतिवाद, मनोविश्लेषणवाद, आंचलिकता आदि के दौर से गुजरते हुए सुदीर्घ यात्रा में अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। निर्मल वर्मा, प्रेमचंद, जैनेन्द्र, अज्ञे, यशपाल, फणीश्वर नाथ रेणु, उषा प्रियमवदा, मनु भंडारी, ज्ञान रंजन, उदय प्रकाश, ओम प्रकाश वाल्मीकि आदि हिंदी के प्रमुख कहानीकार हैं। हिंदी कहानियों का दौर बदलता जा रहा है। आज के युग में लोगों को आधुनिक विज्ञान से जुड़ी कहानियों में ज़्यादा रुचि होती है, क्योंकि किसी भी विषय का दार्शनिक चित्रण करने के लिए कहानियाँ आधार होती हैं। किशोर अवस्था वह अवधि होती है जिसके दौरान लड़के और लड़कियाँ बाल्यावस्था से ही मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक रूप से प्रौढ़ावस्था में चले जाते हैं। ये कथन है A.T. जर्सल का। इसके साथ ही एरिक्सन का मनो सामाजिक विकास सिद्धांत सिगमंड फ्रायड के भांति व्यक्तित्व विकास का एक मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत एरिक्सन द्वारा प्रतिपादित किया गया है। किंतु जहाँ फ्रायड के मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत कहा जाता है, एरिक्सन का सिद्धांत मनोसामाजिक विकास की प्रक्रिया भी चलती रहती है। उन्होंने ऐसी 8 अवस्थाओं का उल्लेख किया है जिनसे होकर बालक का मनोसामाजिक विकास गुजरता है। इन सभी 8 अवस्थाओं का बालक के व्यक्तित्व पर एक विशेष प्रभाव पड़ता है। एरिक्सन ने बाल व्यक्तित्व के सामाजिक पक्ष को बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना है और विकास की प्रत्येक अवस्था में पाए जाने वाले उन सामाजिक तत्वों का विश्लेषण किया है जो बालक के व्यक्तित्व विकास पर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। प्रत्येक अवस्था में उत्पन्न विकसित होने वाली मानसिक विशेषताओं का संकेत किया गया है उस अवस्था में होने वाले सामाजिक अनुभूतियों के कारण उत्पन्न होती है। मोबाइल पिक और हॉस्टल तथा अन्य कहानियाँ डॉक्टर पद्मजा शर्मा का ऐसा कहानी संग्रह है जो किशोर अवस्था में होने वाले उतार चढ़ाव को बहुत ही सुंदर ढंग से हमारे सामने रखता है। प्रस्तुत कृति में कुल 11 कहानियाँ हैं जिसमें युवा होती किशोरियों को आधार बनाकर लिखी गई है। इन कहानियों में बड़े होते समझदार बच्चे हैं जिनके भीतर तमाम तरह की जिज्ञासाएं हैं, जो कुछ करना चाहते हैं। जब अपनी माँ से बात करते हैं लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर उन्हें तलाशने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि आगे चलकर उन्हें जीवन में सीधे झुकने की ताकत और अपने ढंग से जीवन को समझने की पूंजी देते हैं। यह संग्रह उनके मनोविज्ञान को समझने की दिशा में सार्थक एवं सराहनीय कदम है। किसी भी लेखक की प्रतिनिधि कहानी की कसौटी उन कहानियों से मिलने वाला यश और प्रसिद्धि नहीं होता और नहीं समीक्षकों से मिलने वाली प्रशंसा। यूँ तो अपनी हर कहानी में लेखक कहीं ना कहीं मौजूद रहता है, लेकिन सही अर्थों में तो प्रतिनिधि कहानियाँ शायद वे ही होती हैं जिनके साथ जाने अनजाने लेखक मन का कोई तार भी जुड़ा होता है। कितने व्यक्तित्व हमारे संपर्क में आते हैं, कितनी घटनाओं के हम साक्षी होते हैं, लेकिन उनमें से लिखने के लिए हमें केवल वे ही स्मृतियाँ प्रेरित करती हैं जो पात्रों और कथानक के ताने बाने के बीच हमारी भावनाओं, मूल्यों और मानवता को भी स्वर देती हैं।
केवल इतना ही नहीं, अपनी निजता से परे व्यापक संदर्भों से जुड़कर जो लेखक के लेखन को वर्तमान भी बनाती है। ऐसी कहानियां ही शायद अफसाना निगार को अधिक अपनी लगती हैं, अपनी प्रतिनिधि। सरप्राइज कहानी का ये अंश देखिए। वैसे ये अंश मैम पढ़ चुके हैं। रात गहराती जा रही है, बेटी की चिंता सी हो रही है, तेज आंधी चल रही है। बाहरी आंधी इतनी डरावनी नहीं जितनी भयावह वे भीतर आंधी है। उदासी और हताशा में अकेली लड़की कुछ कर ले तो मुझे एकाएक यह ख्याल आया, मेरा गला सूख जाता है, पसीने में तर हो जाती हूँ, एक घूंट पानी पीती हूँ। नहीं, मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं करना चाहिए। यह पीढ़ी इतनी कमज़ोर भी नहीं। मेरी बेटी परिस्थितियों के आगे इतनी जल्दी घुटने टेकने वाली नहीं है। पर फिर लगता है किसी कमज़ोर भावुक क्षण में कुछ भी हो सकता है। आखिर है तो बच्ची, कुछ हो गया तो। कई बार ऐसे किस्से सुनने में आते हैं, उनकी याद आते ही दिल घबरा उठा। बातों में चाहे संस्कारों की धज्जियां बिखेरें, परिवेश को ठेंगे पर रखने का दम भरे, पर एक स्तर पर कैसे दोनों ने आधुनिकता का दम भरने वाली पीढ़ी को जकड़ रखा है। इसका एहसास तब होता है जब अपने को व्यवहार की कसौटी पर कसने की चुनौती आ खड़ी होती है। कहानी चाहे लेखक के निजी अनुभवों की हो या आधुनिकता और संस्कारों की ओहापोह में फंसी शिवी की तरह लटकी हुई पूरी युवा पीढ़ी की विडंबना उजागर हुई है कहानी शिवी में। कहानी में अपने पक्षधरता कतई नहीं बल्कि अपनी ही धज्जियां बिखेरने का एक तटस्थ विवेक ही है जो अपनी सीमाओं से उबारने का संकेत भी करता है। सारी ऊहापोह के बाद विकास की दिशा में बढ़ता कदम आज की वास्तविकता है। इस कहानी का अंश इस बात को स्पष्ट करता है। सुलेखा को संतुलन बनाने की सीख देते हुए मुझे कबीर याद आता है। कबीर कहते हैं, गुरु उस कुम्हार की तरह होता है जो भीतर से घड़े को हाथ का सहारा देता है और बाहर से ठोक पीट कर मजबूत बनाता है। और मन को भी वैसा होना चाहिए। माँ भी तो बच्चों की गुरु होती है। दूसरा अंश इसी कहानी से, ऐसी ड्रेस बाहर मत पहना कर, पर वह कहाँ मानने वाली है। कहती है क्यों, लड़कों को कोई कुछ नहीं कहता, आप मेरी माँ हो या दुश्मन, आपका बेटा बनियान कच्छे में सारी दुनिया में घूमकर आ जाएगा, उसकी कोई बात नहीं करता, पर मैं बड़े गले की टी शर्ट ना पहनूं, बालकनी में ना खड़ी हूँ, रात को जल्दी घर आ जाऊँ। क्यों इतनी सारी हिदायतें मुझे ही क्यों, भाई को क्यों नहीं। शिक्षित, आर्थिक रूप से स्वतंत्र, लेकिन फिर भी परिस्थिति के आगे समर्पण करने को मजबूर आज की आधुनिक स्त्री की स्थिति को उजागर करती कहानी 10 जुराब। कहानी का यह अंश वास्तविकता के कितने करीब है। आज आपने मुझे बड़ा पाठ पढ़ा दिया, कड़वे यथार्थ से सामना करवा दिया। अन्यथा यह सच मैं कभी नहीं जान पाती कि औरत का कोई घर नहीं होता। मैं सोचती थी कि यह घर हमारा है, आज पता चला ये तो आपका घर है। मेरा तो कोई घर ही नहीं है, मैं तो किसी और घर में रह रही हूँ। मेरे साथ जो हुआ, पर मेरी बेटी के साथ ऐसा ना हो, इसलिए मैं नौकरी करूँगी। पद्मजा मैम की कहानियों के विषय को सामान्य परिवार और उसके आसपास की जिंदगी से जोड़ा है। उनमें बनावटीपन की कोई झलक दिखाई नहीं देती। विषय प्रत्येक की जिंदगी से कहीं ना कहीं और किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। आपकी लगभग सभी कहानियों में पारिवारिक पार्श्वभूमि है। पारिवारिक जीवन से संबंधित ये कहानियाँ अलग अलग परिवेश से संबंधित है। शिक्षा मनुष्य जीवन का महत्वपूर्ण अंग बनती जा रही है। शिक्षा के अभाव में मानवीय जीवन अभिशाप बन चुका है। इसलिए साहित्य के क्षेत्र में शिक्षा से संबंधित अनेक रचनाएं रची गई है। पद्मजा शर्मा मैम की शीर्षक कहानी मोबाइल पिक और हॉस्टल इसी विषय पर केंद्रित है। इस कहानी की लड़की शिक्षा के प्रति लग्न का चित्रण किया है। वह बेबाक लड़की है, अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेती है और आत्मनिर्भर बनकर जीवन में कुछ अच्छा करने की सोचती है, बिना किसी डर के। पद्मजा मैम की समस्या प्रधान कुछ कहानियाँ भी इस संग्रह में है, जैसे गुस्सा। नंदिनी कहती है, मैं भगवान को नहीं मानती, माचिस आग बुझाती भी है।
प्रस्तुत संग्रह की सभी कहानियां मनोविज्ञान विषय पर आधारित हैं। मनोविज्ञान का संबंध व्यक्ति की मानसिक स्थिति और उससे उपजे विचारों से भी है। विशिष्ट मानसिक स्थिति में मानव सामान्य तौर से अलग व्यवहार करता है। उसका यह अलग व्यवहार ही मनोविज्ञान से जुड़ा है। पद्मजा मैम ने मनोविज्ञान से संबंधित कहानियों में स्त्री के इस बदले हुए व्यवहार को मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से चित्रित किया है। पद्मजा मैम की कहानियों के केंद्र में अधिकतर माँ और बेटी हैं। उनकी कहानियों का उद्देश्य यह रहा है कि स्त्री संवेदना को पूर्ण रूप से व्यक्त कर सके। स्वातंत्र्योत्तर काल में नारी विषय को कहानी में अग्रणी स्थान दिया गया है। इस बात की सिद्धता कमल कुमार द्वारा लिखित स्वतंत्रता के बाद हिंदी कहानी और नारी मुक्ति आंदोलन इस लेख से स्पष्ट होती है कि विषय को केंद्र में रखकर देखा जाए तो स्वतंत्रता के बाद की कहानी का परिदृश्य स्त्री मुक्ति संघर्ष की गाथा है। स्वतंत्रता के बाद की कहानी में भावुक रागात्मक शिष्टता और भद्रता के मानदंड ध्वस्त हो गए थे। स्त्री लेखन द्वारा जीवन के अलग और विविध परिदृश्यों का परिचय मिला है। समय संवेदना में घटित हो रहे परिवर्तनों का सही समय से स्त्रियों ने अपने परिवेश में जटिलताओं और विसंगतियों को अभिव्यक्त किया। डॉक्टर पद्मजा शर्मा ने अपने अध्यवसाय, अपने स्वाध्याय, अपने अनथक परिश्रम, अपने स्मरणीय साहित्यिक प्रतिभा से साहित्य के कटीले पथ पर चलकर अपना कीर्तिमान स्थान बनाया है। वे बहुआयामी साहित्यकार हैं। वे कवि, शब्द चित्रकार, रेखा चित्रकार, कथाकार, समीक्षक और अच्छी संयोजिका और प्रभावी हृदय स्पर्शी वक्ता हैं। स्त्री विमर्श की विश्रुत लेखिका हैं। छोटे बड़े सबके प्रति आदर भाव, सबको उचित सम्मान और महत्व देने वाली हैं। उनकी रचनाओं पर कुछ कह देने भर से मुझे संतोष ही नहीं, प्रसन्नता भी है। मैं उनके सृजन के धर्म के प्रति न्याय कर पाई या नहीं मैं नहीं जानती, पर इसका निर्णय आप सभी वर्ग ही कर पाएगा। एक बार फिर से पद्मजा मैम को हिंदी साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार मीरा पुरस्कार के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। धन्यवाद। सारगर्भित पत्र वाचन के लिए धन्यवाद मीना जी। आपने किताब के भीतरी मन को पकड़कर उस पर अपनी बात विस्तृत तौर पर रखी। अब कार्यक्रम की अगली कड़ी में मेरा निवेदन आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर कौशल नाथ जी उपाध्याय जी से है कि वे डाइस पे आए। कवि और आलोचक, पूर्व विभागाध्यक्ष जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के डॉक्टर कौशल नाथ उपाध्याय जी ने छायावादोत्तर हिंदी काव्य बदलते मानदंड व स्वरूप शोध प्रबंध, प्रेमचंद की भाषा आलोचना, क्योंकि रचना बोलती है आलोचना, कविता की राह आलोचना, आईने में समय के हम फिर खड़े हैं काव्य संग्रह, कविता का पक्ष आलोचना, कहानी का वर्तमान आलोचना और भौतिक पक्ष से काव्य संग्रह जैसे अनेक कृतियों के रचनाकार रहे तथा सहस्त्र शताब्दी हिंदी सेवी सम्मान, सुभद्रा कुमारी चौहान जन्म शताब्दी सम्मान, साहित्य शिरोमणि सम्मान, नवोदय सवरंग सम्मान से सम्मानित डॉक्टर कौशल नाथ उपाध्याय अनेक साहित्यिक संस्थाओं से जुड़े हैं और लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। अफसर से निवेदन है कि वो आए और अपनी बात कहें। धन्यवाद संतोष जी। मंच पर विराजमान आदरणीय आचार्य गौर जोशी जी, हमारे बड़े भाई सत्यनारायण जी, आप सभी का वंदन अभिनंदन। आभारी हूँ संभावना संस्था का कि मुझे एक अवसर दिया है कि पद्मजा जी की इस किताब पर कुछ अपनी बात आपके सामने रख सके। वैसे तो वीणा जी ने पूरी यात्रा आपको करा दी, पूरी पुस्तक की। मेरा मानना है कि कहानियां स्वयं बोलती हैं।
कहानियों के बारे में हम बोल करके कुछ नहीं बोल सकते। कहानियों में क्या है, ये कहानियां अपने आप बयान करती हैं। कहा भी गया, हमारे आदरणीय सत्यनारायण जी ने कहा भी है इसे, कि ये किशोरों की कहानियां हैं, किशोर वय के बच्चों की, विशेषकर लड़कियों की कहानियां हैं। और ये भी कि पद्मजा जी महिलाओं को केंद्र में रख करके, लड़कियों को केंद्र में रखकर अपनी रचनाएं अधिक से अधिक लिखती हैं, कविता में भी। और मेरा मानना है कि कविता के साथ साथ इस कहानी में भी। निश्चित तौर पर ये किशोर वय के बच्चों की कहानियां हैं, लेकिन ये कहानियां उनके मन मस्तिष्क को समझने और समझाने वाली कहानियां हैं। उनके हृदय तक भावों को, उनके हृदय में जो स्थित भावनाएं, उन भावनाओं तक पहुंचने की कहानियां हैं। ये कहानियां ये भी बतलाती है कि आज की लड़की संघर्ष के रास्ते स्वयं तलाशने की कुवत रखती है। वो बैसाखी पर नहीं चलना चाहती, न वो माँ बाप की बैसाखी पर चलना चाहती है, और न वो अपने तथाकथित पति जो कि जिसे वो चुनने की राह पर जाती है उसमें, अथवा उसका पति। वह किसी भी रूप में ये कहानियां इसे भी इंगित करती हैं कि यह नई पीढ़ी किसी भी रूप में अपने को कमजोर नहीं मानती, वो कमजोर नहीं दिखती है, जैसा कि सरप्राइज में पढ़ते हुए पद्मजा जी ने संकेत दिया। और ये कहानियां ये भी बतलाती है कि संघर्ष और परिस्थिति जन्य जो द्वंद्व है, उस परिस्थिति जन्य द्वंद्व के बीच से वैसा नहीं कि उदास नहीं होती है, ऐसा नहीं है कि वो उसको नहीं लगता है कि मैं हार रही हूँ, वो उदास भी होती है, हारने वाले रास्ते पर भी जाती है, लेकिन उसके बीच से वो रास्ता फिर तलाश करके वो उभर करके सामने आती है। ये इन कहानियों का जो सकारात्मक पक्ष है, जहां उसे कभी भी पराजित होते हुए नहीं दिखलाती। एक तरह से कहें तो ये आगे निकलने वाले वक्त की कहानियां हैं। जब दो पीढ़ियां हैं, उन दो पीढ़ियों में जो नई पीढ़ी है वो पीछे नहीं देखती, वो हमारे बनाए रास्ते पर नहीं चलेगी, वो सांचों पर नहीं चलना चाहती है, वो लीक पर नहीं चलना चाहती है, वो अपना लीक स्वयं बनाना चाहती है, अपने सांचे स्वयं गढ़ना चाहती है, अपना व्यक्तित्व स्वयं निर्मित करना चाहती है। इसीलिए हर कहानी में आपको दिखाई देगा कि माँ है, माँ उसके पक्ष को जानती है, लेकिन वो पुरानी पीढ़ी के है, इसलिए उसके भीतर डर रहता है, लेकिन नई पीढ़ी उस डर से कई कदम आगे बढ़ी हुई दिखाई देती है। एक बात कहना चाहूंगा, विमर्शों की बात की जाती है, तो अब इन कहानियों को अगर हम किशोर विमर्श की कहानियां कहते तो बुरा कहा, ये तो किशोर विमर्श की एक सशक्त कहानियों के रूप में। जब महिला विमर्श पर, महिलाएं हैं इसके भीतर, महिला ही है ज्यादा, लेकिन जो किशोर लड़कियां हैं, उन किशोर लड़कियों का जो पक्ष है वो सर्वाधिक सशक्त रूप में इन कहानियों में सामने आता है। हम इसे कह सकते हैं कि इसमें एक विचार की प्रधानता है, लेकिन वो विचार किसका, वो विचार किस रास्ते से आ रहा है, तो वो विचार उन युवाओं का है जो अपने रास्ते स्वयं बना रहे हैं, विचार उन युवाओं का जो संघर्ष के रास्ते पर चल रहे हैं, उनकी ओर ये कहानियां ले जाती हैं। हमें एक सूत्र भी देती हैं ये कहानियां कि हम अपने घर के बच्चों से किस तरह से पेश आए, या किस तरह से उनके मन मस्तिष्क को हम
पढ़े, समझे, जाने। निसंदेह पद्मजा जी की ये कहानियां बाल मन और किशोर मन दोनों को समझने के रास्ते तलाश बतलाते हुए हमारे सामने आते हैं। यही नहीं, उनकी निश्चलता को भी सामने लाती है कि वो कितने निश्चल हैं अंदर से, कितने उदार हैं वो अपने भीतर से, क्योंकि अभी उन्हें समाज की सारी चीजों से वास्ता उनका नहीं पड़ा है, इसलिए वो बहुत उदार भी है। कितनी जिज्ञासाएं हैं उनके सामने। आप इन कहानियों को पढ़ते हुए जब गुजरेंगे तो आप देखेंगे कि अनेकानेक जिज्ञासाएं हैं। हर कहानी में आपको कुछ न कुछ जिज्ञासा मिलेगी। उनके संघर्ष को सामने लाने वाली ये कहानियां हैं, और संघर्ष के बीच रास्ते तलाशने की जो सोच निर्मित होती है, उस सोच की कहानियां हैं। मित्रों, पद्मजा जी बाल मन की पारखी है। बताया उन्होंने कि उनकी बाल गणित कहानियां और कविताओं की भी पुस्तकें तैयार है। बाल मन की भी पारखी है और किशोर मन की भी पारखी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उनकी कहानियां स्वयं बोलती हैं, उनकी कहानियों के माध्यम से मैं कह रहा हूं। वे किशोर मन के विश्लेषण में भी सिद्धास्त है। यह भी मैं नहीं कह रहा हूं, ये उनकी कहानियां स्वयं बोलती हैं, वो स्वयं इस चीज को का बयान करती है। नारी का जो संताप है और उसकी जो जिजीविसा है, उस जिजीविसा को प्रस्तुत करने में भी वो अपनी इन कहानियों में सफल हुई है, और ये भी उनकी कहानियां स्वयं उसका बयान करती हैं, वो इस चीज को बतलाती है। जैसा कि सरप्राइज कहानी का आपने अभिवाचन किया, जाहिर है वीणा जी ने भी संकेत किया, नई पीढ़ी की सोच, उसकी दृष्टि, उसका खुलापन, लेकिन साथ ही उसका संघर्ष, उसके संघर्ष के कोण। और संघर्ष का कोण कहाँ है? कहते हैं एक्सीलेंट पर याद नहीं मिलता है। ये उसके संघर्ष का कोण है। नई जनरेशन को सवाल पसंद नहीं। आपने कहानी सुनते हुए महसूस किया होगा कि नई जनरेशन सवाल पसंद नहीं करती, और नई जनरेशन को कोई भय नहीं। मां, अब ये यूजलेस सवाल कम से कम आप मत करो। मां, वक्त बहुत आगे निकल गया है, इतना कमजोर भी मत मुझे समझो। ये उसका अपना एक सशक्त पक्ष है कि वो अपना निर्णय लेना जानती है, उसे अपना स्वाभिमान प्यारा है। इसीलिए जब कहता है कि 9 बज गया है और निकल आओ, तो वहीं से वो अपना रास्ता बदल लेती है, क्योंकि उसे अपना स्वाभिमान प्यारा है। वह कठपुतली की तरह नहीं रहना चाहती। यह बदलाव कहानी में कई बार दिखाई देता है, लेकिन वह यह भी जानती है कि कब, कहां और क्या करना है। वह किसी से भी, चाहे वह माता हो, पिता हो या प्रेमी हो, किसी से भी अपने विचारों के उस पर वो दबना नहीं जानती और न उससे समझौता करना जानती। पद्मजा जी ने संकेत किया था कि ऑफिस से निकलने के सवाल पर किस तरह से उसका रिएक्शन आता है, और वो रिएक्शन जो उसके पक्ष को सामने ले आता है। मैं लड़की हूं, क्या उससे बेइज्जत होने के लिए? मैं किसी की दबैल नहीं। ये उसका एक सशक्त पक्ष है। दरअसल ये वो किशोर हैं जो अपने बारे में सोचना जानते हैं, वो अपने जीवन का निर्णय लेना जानते हैं। वो दूसरे के ईगो को संतुष्ट करने के लिए अपने स्वाभिमान को गिरवी नहीं रख सकते हैं। ये कहानी और इन कहानियों में कई जगह आपको दिखाई देगा। मित्रों, एक कहानी सीवी है जिसमें कई एक सेट्स। सीवी है, उसकी मां सुरेखा है, लेकिन ये कहानी तो एक तरह से बहाना है। सुरेखा और सीवी के माध्यम से यहाँ बेटी है, और बेटी का उन्मुक्त व्यवहार है, खुला व्यवहार है, स्पष्ट है। वो जो कुछ कहती है वो खुले कहती है, कोई दुराव छिपाव नहीं है।
चाहे वो लड़के से मित्रता की बात हो, चाहे जो हो, वो खुल के बात करती है। लेकिन माँ को तो बेटी के भविष्य की चिंता है। तो ये जो द्वंद्व है, उन दोनों द्वंद्वों के बीच लेखिका सुरेखा को एक अदद सपने के पीछे बेतहाशा भागते छोड़ देती है। मां के भीतर भी एक सपने डाल देती है। वो सपने हैं कि अपने पैरों पर खड़ा होना सीखो, अपने स्वाभिमान पर खड़े होना सीखो, अपने ऊपर ओढ़े हुए सारे बोझ को थोड़ा हल्का करना भी सीखो। पीढ़ियों का द्वंद्व है। सुरेखा अपनी बेटी को बाहर भेजना चाहती है। ये भी आज का जो समाज है, आज के समाज की जो सोच है, उस सोच को दर्शाता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी विदेश जाए। हर आदमी विदेश भेजना चाहता है। सुरेखा बेटी को बाहर भेजना चाहती है क्योंकि उसका मानना है कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार और अन्याय बहुत है। वह मानती है कि योग्य, मैं उनकी कहानी से ही कोट कर रहा हूं, योग्य व्यक्ति बाहर है और अयोग्य अंदर बैठा हुआ है। ये हमारे समाज की वर्तमान समय की एक सच्चाई है जिसकी ओर वो संकेत करती है। माँ उस सच्चाई को देख करके उससे भागकर विदेश के लिए रास्ता देखती है, लेकिन बेटी वो विदेश का रास्ता नहीं देखती है। वो सच्चाई को जानती है, लेकिन वो यहीं रहकर संघर्ष करना चाहती है। बड़ी होती बेटी के माँ की यहाँ अनेक चिंताएं हैं, लेकिन वो सोचती भी है कि क्या सचमुच मेरे विचार इतने पुराने हो गए हैं? क्या यही जनरेशन गैप है? इस तेजी से बदलते जमाने में डर जाती है। इस वक्त ने मुझ निडर को डरपोक बना दिया। वो मानती है कि मैं निडर हूं, लेकिन जब बेटी का पक्ष आता है तो वो अपने आप को डरपोक मान लेती है। सबसे बड़ी समस्या इस दौर में यही है कि हम सपनों के पीछे भाग रहे हैं। सपने बुरे नहीं होते, सपने देखना अच्छा है, पर सपने दूसरों से तुलना करके जब हम देखते हैं तो समस्या वहां खड़ी होती है। सपने सार्थक सोच वाले हों, सपने व्यावहारिक हों, पर श्री कहानी के सुरेखा के सपने क्या हैं, वो उन्हीं के शब्दों में। तब आज की हमारी पीढ़ी की जो सोच है वो कहीं न कहीं देखते होगी। मेरा सारा खानदान विदेश में, चिंता यहीं से शुरू होती है। मेरा सारा खानदान विदेश में, बस मैं ही बदकिस्मती से यहाँ हूँ। मेरे बच्चे भी यहाँ हैं, मेरे भी सपने हैं, पता नहीं पूरे होंगे कि नहीं। मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह मेरी बेटी भी अधूरे सपनों की राख मुट्ठी में लिए जीवन काटे। ये सुरेखा की चिंता है, और एक तरह से ये सुरेखा की चिंता नहीं है। आज के समय में हर माँ बाप की यही समस्या है कि वो हर आदमी उसे देखना चाहता है कि हमारा बेटा वहां दिखाई दे, यहाँ के सारी चीजों से वो बाहर जाए। बाल मनोविज्ञान को समझने समझाने की दृष्टि से भी कुछ कहानियां इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। बतख, पतंग और चांद, और एक कहानी है बाल उससे नाराज है। बड़ी महत्वपूर्ण कहानियां हैं बाल मन को समझने। कहानी में प्रायः होता है कि कहानीकार ही कई एक सेट्स को स्वयं जीता है और वो अपनी बात कहता है, लेकिन पद्मजा जी के यहाँ अलग है। जो बच्चे आ रहे हैं उनका सेट्स पद्मजा नहीं है। पद्मजा उससे अलग है, लेखिका उससे अलग है। वो उस पीढ़ी को, मैं मान के चलता हूं कि पद्मजा जी की ये सारी कहानियां कहीं न कहीं बालकों से बात की हुई और अनुभव की कहानियां, वो अनुभवों से निकली हुई, वो कल्पना नहीं है।
वो कल्पना नहीं कर रहा है कहानीकार की बालक ऐसा सोच रहा होगा। वो बालक कहीं ना कहीं उस चीज को सामने ला रहा है। उन्होंने अपने जीवन में कहीं ना कहीं देखा है, उसे समझा है, सुना है, महसूस किया है और उसी को उन्होंने वाणी दी है, उसी को उन्होंने शब्दबद्ध किया है। तो ये कहानियां कहीं ना कहीं उनके अनुभवों से निकली हुई है। तो ये जो बाल मन को समझने समझाने की कहानियां है, एक ही सवाल जो उसके भीतर पैदा होता है कथा नायिका के, मैं मिक्की को किताब रटा देना चाहती थी जिससे उसे खूब सारे नंबर मिले। हर माँ बाप चाहते हैं, पर वह किताब से बाहर की दुनिया में खो जाना चाहती है, जहां सचमुच के गुलाब के फूल, हवाएं थी, रंग थे, चित्र थे, तितलियां थी। बालमन कहां जाना चाहता है, उस बालमन को समझने और समझाने की दृष्टि से ये कहानियां महत्वपूर्ण है। बाल उससे नाराज रहती है, बड़ी महत्वपूर्ण कहानी है। बाल के बहाने बालक के मन को, बाल के बहाने उसके हृदय मन में उठने वाले जो प्रश्न है उसको वो चित्रित करती है। बालक के भोलेपन को भी चित्रित करती है। एक सवाल करता है वो एक बात कहता है एक बालक, भले आपके मन में एक पैदा हो सकता है कि क्या बालक के मन में ये चीज आ सकती है, उस बालक के मन में ये चीज जरूर आ सकती है। वो अपने दोस्त से कहता है जो बाल छिपा करके रखता है अपने पास, तू अपनी बाल को प्लेग्राउंड में नहीं लाता, उसे सबके साथ खेलने नहीं देता, इससे नाराज होकर उसने तुझे गिराया, वो गिर जाता है, उसे चोट लग जाती है, तू उसे घर में बंद रखता। एक बाल के मनोविज्ञान को समझने की कोशिश समझाने की कोशिश कर रहा है। वह खुले में रहना चाहती है जैसे तू रहता है, जैसे तू खेलता है वैसे वह भी बाहर जाकर सबके साथ खेलना चाहती है। अपनी माँ से भी कहता है वो एक जगह कि बाल को खुला मैदान चाहिए माँ, उसे दीवारें पसंद नहीं आती, वहां उसका दम होता है। इस दृष्टि से ये कहानी बाल मनोविज्ञान की दृष्टि से बड़ी सशक्त और महत्वपूर्ण है। जिज्ञासाएं खूब हैं। नंदिनी का जो भगवान को जो नहीं मानती है, उसमें भी हम बच्चों के मनोविज्ञान को देख सकते हैं, उनकी भावनाओं, जिज्ञासाओं और उनकी संवेदनाओं को महसूस कर सकते हैं। पद्मजा जी की जो किशोरियां हैं, वे पतंग की तरह आसमान में उड़ना चाहते हैं। शब्द उन्हीं के हैं, मैंने केवल थोड़ा सा मोड़ दिया। वे पतंग की तरह आसमान में उड़ना चाहती हैं और नित नई ऊंचाई छूना चाहती हैं, लेकिन वो नहीं चाहती हैं कि उनकी डोर किसी और के हाथ में हो, वो उसकी डोर किसी और के हाथ में नहीं आए। इसीलिए वो बड़ी साफगोई से कहती हैं, माँ बंद कमरे में बैठकर कविता लिखने की नहीं, अब बाहर आकर काम करने की जरूरत है। बंद कमरे में बड़ी बड़ी बातें करने के बजाय चौराहे पर आकर चिल्लाने की जरूरत है। ये किशोर वय कह रहा है। तो किशोर वय की क्या विचार है, उसकी क्या सोच है, उसकी क्या दूरदृष्टि है, वो सामने आती है। और फिर वो अपनी मां को ही कोट करके कहती है, आप ही तो कहती हैं बोलने वाले का भूसा भी बिक जाता है, बोलने वाले का भूसा भी बिक जाता है, नहीं बोलने वाले का सोना भी पड़ा रह जाता है। बोलता है चांद अपनी चांदनी, सूरज अपनी रोशनी, आग अपने ताप, पानी अपनी गति में भी बोलता है। सबको बोलना पड़ता है, सबको दिखाना पड़ता है। ये उसका पक्ष है, इसलिए वो बोलना भी जानती है, वो दिखाना भी जानती है। ये वो वह है। मित्रों, पद्मजा जी के कहानी कहने की अपनी एक कला है। वे कभी माचिस के बहाने कई चीजें कहती हैं, वो कभी चुइया के बहाने कहती हैं, और जुराबों की
चर्चा की थी। कभी जुराबों के बहाने से कहती हैं, कभी प्लेटफॉर्म टिकट के बहाने से कहती हैं। जुराबों के बहाने बात करते हुए वे महिला की अस्मिता, उसके वजूद, घर में उसके महत्व, पति की दृष्टि में उसका स्थान, सब पर बात करती है। बहाना है 10 जुराब। उन 10 जुराबों में से एक एक जुराब का खो जाना और फिर उनका मिल जाना। चूहिया उठा के ले जाती है और नाली में डाल देती है, फिर वो नाली से निकलता है। एक मार्के की बात यह है कि कथा नायिका अपने पति से कहती है, इस सारे जुराबों के बहाने बात हो रही है, लेकिन जुराबों के बहाने से बात करते करते वो जो नारी की अस्मिता पर ले आती है, उसके वजूद पर ले आती है, वो रेखांकित करने योग्य है कि जब सही बात खुल करके आती है, सच्ची बात जब सामने आती है, तो पति छेड़ता तो है, लेकिन पत्नी छेड़ती नहीं है। वो अपना निर्णय लेकर के स्थिर होकर खड़ी होती है। वो कहती है, आज आपने मुझे बहुत बड़ा पाठ पढ़ा दिया है, कड़वे यथार्थ से सामना करवा दिया, अन्यथा यह सच मैं कभी न जान पाती कि औरत का कोई घर नहीं होता। मैं सोचती थी कि यह घर हमारा है, आज पता चला यह तो आपका है, मेरा तो कोई घर ही नहीं। सत्यनारायण जी भूमिका में लिखते हैं कि उनकी कविताएं स्त्री मन को टटोलती हैं और उसकी आवाज बनती है। वह आवाज जो अक्सर स्त्री होने के कारण दब जाती है या दबा दी जाती है, वो कविताओं के संदर्भ में कह रहे हैं। इन कहानियों के संदर्भ में कहा जा सकता है कि इस कहानी में भी वे उस स्त्री के मन को टटोला है और उसकी आवाज बनकर के सामने आई है। मित्रों, सब सारी कहानियों में अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीजें दिखाई दे जाएंगी, लेकिन अपनी इस कला के साथ, इन कहानियों के साथ जिन अनुभवों को उन्होंने अपने में डाला है, तो जुराबों के माध्यम से बात करते हुए, मोबाइल पिक के बहाने से बात करते हुए, बत्तख और चांद के माध्यम से, माचिस के माध्यम से वे अपनी बात कहती हैं, जो अपने अनुभवों से वो निकाल करके लाती हैं। वो अनुभवों से निकले हुए एक नए तेवर की ये कहानियां हैं और अपनी संवेदना के चलते, जो बाल मन की संवेदना और एक पीढ़ियों की जो संवेदना का अंतर है, उसके बीच की संवेदना के बीच एक जो सामंजस्य बैठाया जाता है, उसे बैठाते हुए ये कहानियां एक महत्वपूर्ण कथा संग्रह के रूप में, कहानी संग्रह के रूप में सामने आती है। और उन्हें बहुत बहुत इस कहानी संग्रह के लिए बधाई और मेरा पुरस्कार के लिए ढेर सारी बधाइयाँ और एक बार पुनः सद्भावना के प्रति आभार। बढ़िया, शानदार रहा। अब जिनको मैं यहाँ बुलाने जा रही हूँ, वो किसी औपचारिक परिचय के मोहताज नहीं है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्ति के बाद बकौल उनके ही शब्दों में भटकन व स्वतंत्र लेखन में व्यस्त है और उनकी इसी यायावरी ने फटी जेब से एक दिन रेत की कोख से सितंबर में रात यायावर की डायरी, अभी यह धरती, जैसे बचा जीवन, यादों का घर, तारीख की खंजड़ी सहित अनेकों उत्कृष्ट कृतियों से हमें समृद्ध किया है। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा कन्हैयालाल सहल पुरस्कार, आचार्य निरंजन नाथ सम्मान, राजस्थान पत्रिका का सृजनात्मक साहित्य सम्मान, डॉक्टर घासीराम वर्मा सम्मान, सौजन्य सेवा संस्थान गंगानगर से विशेष सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार से समादृत हम सबके प्रिय डॉक्टर सत्यनारायण जी को बहुत आदर और सम्मान के साथ बुलाना चाहूंगी कि वो आए और अपना उद्बोधन दें। पहले तो मैं पद्मजा जी को इस अवसर पर बधाई देना चाहूँगा कि हमारे राजस्थान की साहित्य के सबसे बड़ा पुरस्कार मीरा पुरस्कार मिला। और ये भी मैं अपेक्षा करूँगा और शुभकामनाएँ भी देता हूँ कि इनको कविता पे सुरेंद्र पुरस्कार मिला, कहानियों पे इनको
मीरा पुरस्कार मिला, और ये जल्दी उपन्यास लिखे, इनको बिहारी पुरस्कार मिले। क्योंकि जैसा कि इन्होंने कहा कि हर विधा में लिखती हैं, उपन्यास नहीं लिखूंगी तो बिहारी पुरस्कार नहीं मिलेगा। नहीं, वो इसलिए अपेक्षा है कि एक विधा को क्यों छोड़े जब इतनी विधाओं में लिख लिया। एक विधा ये बाकी रह गई, क्योंकि जब इतनी विधाओं पे लेकिन किया तो एक कोई ये और अपेक्षा है कि आप उपन्यास लिखें, ये एक बाकी रह गया इन विधाओं में। और संभावना का मैं आभारी हूँ कि मुझे एक अवसर पर इन्होंने ये मंच दिया। और ये लगातार मैं देखता हूँ कि ऐसा बहुत कम होता है कि अपने उरूज पर किसी साहित्य में शुरुआत करते हैं, अपने उरूज पर जो पहुँचने की जो ललक होती है वो पद्मजा जी में है। और वो इन विधाओं का प्रयोग करते हुए, इन विधाओं में लिखते हुए जिस तरह से अपने उरूज पर आई हैं, ये निश्चित रूप से श्लाघनीय और सराहनीय है। और हम अपेक्षा करते हैं कि और ज़्यादा आने वाले समय में इनसे और ज़्यादा अच्छी कृति की बहुत अपेक्षा रहेगी। और रही इस किताब की चर्चा के बारे में, तो मुझे लगता है कि वीणा जी ने बोल दिया, और उपाध्याय जी की बात तो कुछ बचता ही नहीं है। उन्होंने एक एक कहानी कुछ इस ढंग से किया है। और रही मेरी, तो मैंने भूमिका में अपनी बात कह दी है, और उन भूमिका का भी उल्लेख उपाध्याय जी ने कर दिया, कुछ वीणा जी ने किया, कुछ इन्होंने कर दिया। लेकिन मैं ये सोच रहा था सुबह ही कि मैं क्या बोलूँ, मैं ऐसा क्या है इनका, तो मैं चकित रह गया। कई बार रचना की यही बड़ी विशेषता होती है कि समय के साथ आप कुछ गैप देकर पढ़ेंगे तो आप उसको नए एंगल से देखने की एक आँख मिलती है। ये जब मैंने ये पढ़ी थी, पांडुलिपि पढ़ी थी, मैंने भूमिका में अपनी बात कही थी, आज मैं चकित रह गया इन कहानियों को पढ़। मेरे मन में दो तीन चीज़ें आई। मैंने कहा कि किस तरह से कहानी समय के साथ रचना, इसीलिए प्रेमचंद आज महान है कि उन्होंने जो कहानियाँ लिखी आज उनका पाठ करते हैं तो हमारे लिए आज उतनी प्रासंगिक है। पाठ समय के साथ पाठ बदलता भी है, और वो इसलिए बदलता है कि जो चीज़ें होती हैं, स्थितियाँ होती हैं, बदलती हैं। जैसे मैं इनकी कहानी पढ़ती हूँ, उदाहरण मुझे कहानी याद आ रही थी ए लड़की, कृष्णा सोमती की प्रसिद्ध कहानी है ए लड़की। उसमें भी माँ पुत्री संवाद करती हैं। एक कहानी मैंने समांतर कहानी के आंदोलन के दौरान पढ़ी थी, अभी साहब को याद होगा, दहलीज पर संवाद। उसमें माँ बेटी होती है, माँ भी मृत्यु सैया पे है, वो बात संवाद करती है। और एक खास बात, मैं एक उपन्यास का जिक्र करूँगा जिनको कि अभी पुरस्कार का नाम तो भूल इसलिए रहा हूँ, तो वो अंग्रेजी का बड़ा अजीब सा, मुझे वैसे भी अंग्रेजी कम आती है। गीतांजलि श्री को अभी एक उस पर पुरस्कार मिला था, रेत समाधि का ध्यान पुरस्कार का मैं भूल रहा हूँ, रेत समाधि पे, उसमें बुकर अनुवाद। तो उस रेत समाधि में भी आप देखेंगे कि कोई माँ बेटी है, वो माँ इतनी अद्भुत है कि वो उस अंतिम समय में चला नहीं जाता, पता नहीं कौन सी शक्ति होती है कि वो उठ के चल देती है, बेटी चकित रहती है। ये लड़की में भी ये है। इनकी कहानियों में मैंने देखा कि एक अंतर सूत्र है, सारी कहानियों में माँ बेटी का संवाद है। आप ज्यादातर कहानियों में माँ बेटी का संवाद है। और खास बात क्या है कि बेटी जो ये माँ को उस रूप में मतलब संवादों के माध्यम से ही, आप संवाद, इनकी संवाद क्षमता बड़ी अद्भुत है। और ये जो टाइटल कहानी है, इसमें कुछ चीज़ें तो अभी अवसर नहीं है, मैंने वो निशान भी लगाए कि वो इस तरह के संवाद हैं कि ऐसा बहुत कम होता है कहानियों में। कहानियों की पहली शर्त ही होती है पठनीय होनी चाहिए। तो ये माँ बेटी के अंतर सूत्र इनकी कहानियों में, तमाम कहानियों में चलते हैं। और बेटी जो लगातार माँ को अपने पैरेलल लाने की कोशिश करती है, और माँ भी कैसी प्रोग्रेसिव है कि बराबर कई जगह वो, जिसे हम कहेंगे पारंपरिक सोच की है, लेकिन बराबर उसको माँ को लगता है कि नहीं बेटी बात तो सही कह रही है। तो ऐसा मतलब ऐसा संवाद स्त्री कर सकती है, पिता पुत्र कभी ऐसे संवाद नहीं करेंगे, जहाँ तक मेरा अनुभव है।
मतलब कभी भी नहीं करेंगे। कहानी में पिता पुत्र को लेके सिर्फ एक कहानी मिलती है निर्मल वर्मा की बीच प्रेस से, कहानी है, लेकिन और कहानी नहीं मिलेगी आपको। कहानी में, हिंदी कहानी में पिता पुत्र की जितने संवाद की, अंतर सूत्र की या सीधे संवाद की नहीं मिलेगी जो हिंदी में जैसे पद्मजा जी की तमाम कहानियों में। और जैसे कृष्णा सोपती का ये लड़की कहा, मैंने दलित संवाद पे कहा, और जैसे रेत समाधि है, और गीतांजलि श्री का एक उपन्यास है माई, उसमें भी यही अंतर संवाद। तो इस तरह से मैं देखता हूँ कि ये चीज़ कुछ छूट गई थी, मुझे लगा कि मुझे अपने से छूट गई थी। दूसरी इनकी कहानियों की बात तो मैं कह रहा हूँ कि भाषा की रवानगी, और एक इनकी कहानियों के अभी बीच में हिंदी कहानी में एक बड़ी बहस चली थी, और समाचार पत्रों में भी चली थी कि साहब अंग्रेजी के शब्द होते हैं, बड़ी भक्ति के शब्द होते हैं। और एक समाचार पत्र में संयोग से मैं भी उसमें लिखता हूँ, उसमें काफ़ी उस तरह के बीच में ऐसे शब्दों का, लेकिन इनकी कहानियों में शब्द अंग्रेजी के कभी खटकते ही नहीं है, सहज प्रभाव में है। वो वैसे शब्द हैं जो बोलचाल की भाषा के शब्द हैं, कहीं नहीं खटकते हैं। मैं तो एक आलोच की दृष्टि से देख रहा था कि मैंने कहा क्या बात है, इतने शब्द क्यों हैं। मतलब जैसे पिक्चर वो शीर्षक कहानी का भी देखें तो मोबाइल पिक और हॉस्टल, लेकिन कहीं नहीं खटकता है। ऐसा बहुत कम इसलिए हुआ ये कि हमारे जीवन में प्रयुक्त होने वाले सहज संवादों को जब आप अपने रचनाओं में प्रयुक्त करेंगे तो वो कभी नहीं खटकेंगे। क्योंकि हमारे पैंट की जैसे हैं, हमारे कई भाई लोग कहते हैं, भाई साहब लोग होते हैं, वो कहते हैं पैंट का विरोध करते थे, अब नहीं करते हैं, क्योंकि वो हमारे जीवन का अंग हो गई है। धोती आप नहीं पहनते, इसलिए पहनते हैं कि समय के साथ भी होता है, सुविधा भी होती है, और कई कारण है। एक कहानी इनकी जिनका मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा, हिंदी कहानी। कम से कम ऐसे प्रयोग मैंने नहीं देखे जो पद्मजा जी के है, और ऐसे दुर्लभ है। मैं उनके उदाहरण दूंगा आपको। जैसे एक कहानी है जिसका मैं शीर्षक करना है, क्या है कि हमें बड़ा क्यों होना चाहिए। ये कहानी बेहतरीन कहानी है, ये शीर्षक कहानी से भी बेहतरीन कहानी है। मैं तो कह रहा हूँ कि हिंदी में ऐसे जीव जंतुओं पे लिखी जाने वाली कहानियों में इस कहानी का उल्लेख मुझे कोई करना देगा तो मैं कहूँगा कि ये कहानी जरूर लूँगा। 5 कहानियों का उल्लेख मुझे इस कहानी के संदर्भ में 2 कहानियाँ याद आई। जोधपुर की है वो उजमा कलाम, आपने नाम सुना होगा, अभी बनमाली में भी कहानी आई है, उनकी कथा देश में भी आई है, और एक जगह कहीं और भी उनकी कहानी आई है। उनकी कहानी आई है, एक मैं नाम बोल रहा हूँ, मूलधन तो डूब गया। अभी 10-12 दिन पहले समालोचन में कहानी छपी थी, मूलधन तो डूब गया। वो चूहे पर लेकर ही कहानी है, चूहे को लेकर ही है। एक कहानी मुझे याद आई, सारिका में आपने पढ़ा होगा, अभी साहब को याद है, चूहेदानी एक कहानी है, पद्युत्मा की कहानी है। एक तो चूहे की मौत तो उनका उपन्यास था, एक चूहेदानी करके कहानी थी। ऐसी इन जीवों पर लिखी, और चूहे को कितना घृणित माना जाता आप देखिए, लेकिन इन्होंने कहानी में बेटी के माध्यम से उस चूहे के प्रति जो सहानुभूति पैदा की है, मुझे लगता है कि ये अद्भुत कमाल है, लेखक का कमाल है। इसलिए मैं इनको कहूँगा कि ये कुछ अछूते मतलब मुझसे छूट गए थे। मैं ये मानता हूँ, ये आलोचक तो होने में, लेकिन मैंने दोबारा सोचा तो मुझे लगा कि ये इनकी कहानियों की विशेषताएं हैं। और 2-3 बात मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, समय इसलिए भी नहीं लूँगा कि बात मूल हो चुकी है। और मूल तो ये है कि एक तो इनकी कहानियों की विशेषता है भाषा की रवानगी। जैसा कि मैंने कहा ना, भाषा ऐसी है जैसे तैरती हुई भाषा हो, कहीं खटकती नहीं। जैसे वाचन कर रही थी, मैं इनको बता भी रहा था कि ये कहानी मैंने सुबह ही पढ़ी थी आज। मैंने इसलिए पढ़ी कि मैंने कहा अपने को रिकॉर्ड कर रहा था कुछ भी, मैंने कहा कहानियों में मुझे बोलना है तो मैं थोड़ा सा अपने को प्रिपेयर करूँ। मैंने आपको आश्चर्य का भूमिका नहीं पढ़ी आज, ये किताब सब शायद 2 साल हो गए तब पढ़ी थी। मैंने इसलिए नहीं पढ़ी कि वो मैंने कहती जो बात नहीं कहूँगा मैं और नई बात ही कहूँगा।
इसलिए मैंने ये कुछ जो सूत्र बताया आपको ये इन पे लिखी हुई। और ऐसी कहानियों के संदर्भ में मुझे अशोक अग्रवाल है, संयोग से उनकी कहानियों का चयन मैंने किया, आग घोंसला करके, वो बहुत अच्छी कहानी है। तो ऐसे करके इनकी कहानियों में इस तरह से चीज़ों को देखने का जो नया नज़रिया है वो है। और दूसरा मैंने आपको भाषा का बताया, और एक ये है इनकी कहानियों की ये जो संवाद है, और एक खास बात जो इनकी कहानियों की है शिल्प की, जिसकी ओर उपाध्याय जी ने इशारा कर दिया। इनका शिल्प जो होता है, शिल्प जैसे उपाध्याय जी ने संकेत किया था कि ये कहानियाँ इसलिए गढ़ी हुई कहानियाँ नहीं लगती, ये कहानियाँ बुनी हुई कहानियाँ नहीं लगती, ये कहानियाँ मतलब सुनी हुई कहानियाँ नहीं लगती। ये कहानियाँ ऐसे लगती हैं कि जीवन के बीच से जीते हुए खिलनड़ापन हो, जैसे घर परिवार में बात कर रहे हैं और बात करते करते कहानी लिखी जा रही हो। और ऐसा बहुत कम कहानियों में होता है, क्योंकि कहानी ज़्यादातर क्या करते हैं कि यहाँ से लिखी जाती है, यहाँ से कम लिखी जाती है। कई बार मैं भी लिखता हूँ, हालांकि मुझे पता नहीं कैसी कोई कहानियाँ होती हैं, लेकिन मुझे खुद को राइटर को पता चल जाता है कि ये कैसे शिल्प गढ़ा हुआ है या कैसे बनी हुई कहानियाँ। इनकी कहानियाँ इसीलिए सहज संप्रेष्य हैं कि ये जीवन के भीतर से निकली हुई, जीवन को जीते हुए कही हुई कहानियाँ हैं। तो एक तरह से हमारे यहाँ की परंपरा भी रही बात कहने की कहानियाँ, जैसे कि इन्होंने अभी देखना भी था, इनकी दोहे की आई थी गोरा पे लेके कि इन्होंने संस्मरण लिखा था, मैं पढ़ा था कहीं, तो वो इतना अद्भुत है, मैं चकित रह गया था। फेसबुक पे शायद डॉक्टर साहब ने डाला था। तो मतलब वो ऐसे इसलिए सहज है वो कि वो बच्ची को देखते हुए, जीते हुए, उससे बात करते हुए वो लिखी गई है, इसलिए वो हमारे भीतर उतरती है और हमें संप्रेषित होती है। तो मैं इन कुछ मुद्दों की तरफ या कुछ केवल बिंदु हैं उनकी तरफ मैंने इशारा किया, और मैं पुनः इनको बधाई देता हूँ कि ये लगातार निरंतर रचनारत तो है ही, और ज़्यादा पुरस्कार मिलने के बाद कुछ जोश तो आता ही है। तो जोश में और खूब लिखें, आप लगातार लिखें। मेरी और आप सबकी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ इनको, और मनीषा जी को विशेष रूप से संभावना को कि जिन्होंने मुझे ये मंच दिया और बोलने का अवसर दिया इस अवसर पर। और ये ऐसा अवसर है कि मैंने कहा, हालांकि मुझे जानना था, मैंने कहा कि भाई आज तो मैं चूकूँगा नहीं, रहूँगा ये, क्योंकि ये ऐसा अवसर है और हमारे शहर के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि दीप्ति जी भी बैठी हैं। दीप्ति जी को भी ये बिना पुरस्कार मिल चुका है, तो दीप्ति जी को भी बधाई, तुम्हें बधाई और आपको पुनः बधाई, और आप सबको के लिए प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम के अंतिम चरण में अध्यक्ष उद्बोधन के लिए डॉक्टर चांद कौर जोशी जी से निवेदन है। पिछले 30 वर्षों से साहित्य में लीन, लगातार सृजनरत, हिंदी व राजस्थानी में लगोलग अपनी सृजन धर्मिता से उसे समृद्ध करने वाली, आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाली डॉक्टर चांद कौर जोशी का बहुत आदर के साथ 2.5 पर स्वागत है। साचो सुपनो कहानी संग्रह, पढ़िया तो ही टांग के ऊपर है व्यंग्य संग्रह, छुटकी री सीख बाल कथा संग्रह, राजस्थानी निबंध साहित्य शोध प्रबंध, सेवट कहानी संग्रह, राजस्थान में विभिन्न धर्मों के प्रति उपहार कहानी संग्रह, केतरो मानव कहानी संग्रह की रचनाकारा, और राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी बीकानेर से सावरदैया पहली पोथी पुरस्कार से पुरस्कृत, सिटीजन सोसाइटी फॉर एजुकेशन जोधपुर की तरफ से डॉक्टर नरसिंह राजपुरोहित राजस्थानी प्रतिभा पुरस्कार, जन कवि गणेश लाल व्यास उस्ताद साहित्य सम्मान, घनश्याम दास सराफ सर्वोत्तम साहित्य पुरस्कार, गोदावरी देवी राजस्थानी महिला साहित्यकार सम्मान चूरू, वीर दुर्गादास रजत पदक सम्मान, मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट की तरफ से मारवाड़ रत्न सम्मान, दीपचंद जैन साहित्य सम्मान नई दिल्ली से, चंपा देवी सबलावत स्मृति कहानी पुरस्कार नागौर से, मानक अलंकरण राजस्थानी लेखन महिला साहित्यकार पुरस्कार तथा रमा देवी गोइंका महिला राजस्थानी साहित्य पुरस्कार से सम्मानित
संभावना के वर्तमान अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर चांद कौर जोशी का बहुत आदर के साथ डायस पर स्वागत है। और सामने सभी साहित्य वालों को मेरा नमस्कार। और मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, देखो सब बोल चुके हैं, फिर भी मेरे पास जो कुछ बचा है उसमें मैं आपको सुनाना चाहूँगा। आज का दिन बड़ा शुभ है, क्योंकि आज हम कुछ शख्सियत के पुस्तक की चर्चा कर रहे हैं जो केवल संभावना या जोधपुर की नहीं अपितु अपने साहित्य की ख्याति, पुष्प के सौरभ की बातें देश विदेश में भी फैला चुकी है। साहित्य जगत की जानी मानी हस्ती डॉक्टर पद्मजा शर्मा की पुस्तक की चर्चा हम कर उनके विचारों को अनुभव करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। लेखिका के जीवन तथा समाज के इस महासागर में अनुभव की लहरों के बीच अनुभूति की पीड़ा जब जब हृदय में उठने लगी होगी, तब उसमें किशोर पीढ़ी के जीवन के सत्य को परखने की कोशिश की है। यही जीवन का सत्य मोबाइल टिक और व्हाट्सएप तथा अन्य कार्यों के रूप में हमारे सामने आया। यही सत्य किशोर होते बच्चे, खासकर किशोर होती लड़कियों के जीवन में सूर्य की प्रखर रश्मियों की बातें एक दिव्य प्रकाश का संचार करेगी तथा उसमें युग की अनिवार्यता संस्कृत व युग संघर्ष है। कहानी, कविता, संस्मरण, परंतु किशोर किशोरी पर यह पहला कार्य संग्रह है। तथा उसे अपनी कलम के सहारे कागज पर उतारना कोई साधारण काम नहीं है, अति कठिन व साहस का काम है, जो वरिष्ठ साहित्यकार पद्मजा जी ने कर दिखाया। आप साधुवाद के अज्ञात हो गए ही, साथ में लेखन में एक नई पद्धति बताई है, वो बड़ी अच्छी है। किताब की कहानियों के बारे में तो श्रीमान सत्यनारायण जी भूमिका में बहुत कुछ कह चुके हैं तथा पत्र वाचन में भी सारी बातें पढ़ी जा चुकी है। फिर भी मैंने जो पढ़कर अनुभव किया है उसे पूर्ण रूप से तो अभिव्यक्त नहीं कर सकती, पर जो समझा है उसे आपके सामने रखना चाहूँगी। बापर के जीवन में पन्नती, विद्रोह, निरस्ता, भूख और एक रस्ता की प्रतिक्रिया निरुपमा, रेप, चेवती, ममता, कालिया और कुछ वंशों में स्पीड ब्रेकर पत्ते बदलते बड़ी शक्ति से उठी है। इसी बात लेखिका 10 जुलाब कहानी में कहती है, मैं आज ही राष्ट्रीय महिला महाविद्यालय में व्याख्याता के लिए अप्लाई करूँगी, क्योंकि आज अपने आप ने मुझे बहुत बड़ा पाठ पढ़ा दिया, बड़े यथार्थ का सामना करवा दिया। औरत का कोई घर नहीं, इसीलिए मैं अपनी बेटी को करवाना करूँगी। इसीलिए शायद आजकल लोग बेटियों को शादी में कपड़े गहनों के साथ साथ बंगला देना भी शुरू कर दिया। सरप्राइज में माँ बेटी के आत्मविश्वास पर गर्व महसूस कर रही है कि मेरी बेटी अपनी योग्यता से नौकरी व अच्छा जीवन साथी ढूंढने में सक्षम है। शिवा में माँ को अपनी बेटी के भविष्य की चिंता लगी रहती है, परंतु बेटी अपनी नादान है, ना समझ है, उसे दुख लगता है। पतंग और चांद तथा मैं बड़ा नहीं होना चाहिए, मैं बच्चे अपनी माँ को बचपन की याद दिला देते हैं कि हमें छोटा ही रहना चाहिए। बच्चा अपना खिलौना खूब संभाल कर रखता है, वह उसे अपने साथ बांधता है तो बॉल को वह सजीव मानेगा, निर्जीव कैसे मानेगा। नंदिनी भगवान को क्यों नहीं मानती, जबकि भगवान ने उसकी सहेली को दुख पहुँचाया। इसीलिए वह कहती है भगवान बच्चों को दुख देते हैं, इसलिए मैं नहीं मानती। उससे मैं किशोर अपनी शक्तियों को पहचानने लगी है। वह निर्दोष की सहायता कर उसे न्याय दिलाना चाहती है। डेढ़ फाउंड्री करते हैं नारी के विश्वास की स्वीकृति। मोबाइल की और वचन है, हर माँ का सपना होता है अपने बच्चे को बाहर पढ़ने के लिए भेजे, जिससे वह उसी का प्राप्त कर सके। वह बच्चों को बाहर भेज तो देती है, पर उनके मन में डर लगा रहता है कि कहीं ये गलत रास्ते पर नहीं बढ़ेंगे। इसके लिए दूसरे बच्चे अपनी माँ की चिंता को समझते हैं तथा हॉस्टल में माँ को मोबाइल में सारी हकीकत बताती जाती है। संभावित शक्तियाँ हैं, लेकिन तभी प्रकाश में आएगी जब वह अनेक कालों में गुजरे। तो आज चर्चा के बाद निसंदेह इसे बहुत सारे लोग पढ़ेंगे तथा इनके विचारों को आत्मसात करेंगे।
ऋषि का बहुत बहुत आभार। उन्होंने बहुत सुंदर आशीर्वचन पद्मजा मैम के लिए कहे और हमारी संभावना कि आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में उनकी सबसे बड़ी भूमिका रही। आज के इस कार्यक्रम का सशक्त संचालन करने के लिए हम संतोष श्री चौधरी के आभारी हैं। मैं निवेदन करती हूँ रेणुका जी श्रीवास्तव से कि वो आए और संतोष जी का सम्मान करें, शॉल और माला पहनाएं। आप सभी उपस्थित साहित्य प्रेमियों का हृदय से आभार कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे इस कार्यक्रम को दिया और इसके लिए औपचारिक धन्यवाद देने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी संस्था की सह सचिव स्वाति जी जैसलमेरिया को। इस कार्यक्रम में संभावना परिवार की ओर से हार्दिक धन्यवाद व आभार। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रसिद्ध कथाकार डॉक्टर सत्यनारायण जी का तहे दिल से आभार ज्ञापित करती हूँ। आप इस कार्यक्रम में पधारे और अपने उद्बोधन से साहित्य की बारीकियों से हमें रूबरू करवाया। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर कौशलनाथ उपाध्याय जी, जो हालांकि हमारे संभावना के कार्यक्रमों में आप जब भी बुलाते हैं आते हैं और हमें प्रोत्साहित करते रहते हैं। आज के कार्यक्रम में आपका विशेष आभार। आपने मंच से अपने संवेदनशील शब्दों से हमें अनुग्रहित किया। संभावना की अध्यक्ष और इस कार्यक्रम की अध्यक्ष डॉक्टर चांद कौर जोशी जी का भी हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। हालांकि वो हमारी संभावना की मुखिया है, फिर भी इस कार्यक्रम के लिए आपको हम विशेष धन्यवाद देते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ पत्र वाचिका डॉक्टर वीणा चोरावत जी को। आपने डॉक्टर पद्मजा शर्मा की पुस्तक पर बहुत गंभीरता व गहराई से बात की और हमें पद्मजा जी के लेखन से परिचय करवाया। धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज के कार्यक्रम को बहुत ही सुंदर ढंग से संचालन करने के लिए राजस्थान के प्रसिद्ध कथाकार संतोष चौधरी जी का और सभागार में उपस्थित सभी सुधीजनों श्रोताओं का हार्दिक धन्यवाद आभार, क्योंकि आपके आने से ही आज के कार्यक्रम को सफलता मिली है। और हमारा सबसे बड़ा आभार व धन्यवाद डॉक्टर पद्मजा शर्मा के लिए, जिन्होंने अपने साहित्य सर्जन से जोधपुर का ही नहीं हिंदी जगत का नाम रोशन किया है। मैडम, आपका बहुत बहुत आभार। पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चाय नाश्ते की व्यवस्था की गई है, आप सभी लेकर पधारिएगा। धन्यवाद। और एक बार फिर से पद्मजा मैडम को बहुत बहुत मेरा पर्स ले जाना, अरे आओ ना। मैं सेल्फी ले रही थी, रिकॉर्ड है मेरे पास।